ये उन सिखों की कहानी है जिन्होंने पूरे पंजाब पे काबू पाया और हालात पैदा किए जिनकी वजह रंजीत सिंह बन सका। जब मैं सिक्स के बारे में सोचता हूँ ना, मिस्टिकल वॉरियर शब्द दिमाग में दिखता है। हाँ, सिखों का जो एक इमेज बना हुआ है ना कि वो रक्षा करते हैं, वो इमेज अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स के दौरान ही बना है। बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहली एक सिख रियासत स्थापित किया, तकरीबन 7-8 साल मुगलों को रेजिस्ट किया। मुगलों का कोई कैरावैन जा रहा होता था सामान लेके, सिख टूट पड़ते थे, लूट लेते थे, लेके भाग जाते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत। हाँ, ताकि हम अपनी कैवलरी, अपने घुड़सवार तैयार कर सके। दिल्ली में अंग्रेज मौजूद थे उस टाइम पे। उनके रोजनामचे में उन्होंने बहुत डिटेल से लिखा है कि बंदा सिंह बहादुर, उसके बच्चों को और बहुत सारे सिखों को दिल्ली में पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया ताकि ये सिखों की बगावत इस तरीके के साथ खत्म की जाए कि आगे से किसी की हिम्मत ना पड़े। उस टाइम पे एक लीडर होता तो हिंदुस्तान का इतिहास बहुत अलग होता। एक था, पर वो तो सिर्फ उस टाइम पे पैदा हुआ। हिस्ट्री इस दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर इसी सब्जेक्ट को स्कूल में एक इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया नहीं जाता। सरप्रीत पाजी लौट चुके हैं टीआरएस पर। पिछले 2 एपिसोड्स में जो हमने इनके साथ रिकॉर्ड किए थे, हमने सीखा था सिख गुरुज के बारे में, सिक्खी के ओरिजिन के बारे में। इस एपिसोड में सिख एम्पायर की शुरुआत से पहले जो फेज़ था भारतीय हिस्ट्री में, मुग़लों के राज के दौरान, उस फेज़ के बारे में बात हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंडियन हिस्ट्री एपिसोड्स। हिंदी में हमने पंजाब की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री को हाईलाइट करा। आई होप यू एंजॉय द एपिसोड। एज ऑलवेज इट्स अ ह्यूज प्लेजर स्पीकिंग टू सरप्रीत पाजी। बस बैठकर एपिसोड सुनिए और सीखिए असली एक्साइटिंग इतिहास के बारे में। इट्स सरप्रीत सिंह ऑन TRS। सिक्खी को लेकर एक और मज़ेदार एपिसोड सरप्रीत सिंह पाजी के साथ। नमस्ते, वेलकम टू TRS अगेन। नमस्ते, थैंक यू सो मच। इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल टू बी बैक। कैसे हो सर? बहुत अच्छे। पहली बार आप नए स्टूडियो में हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो जी। यहाँ शांति थोड़ी सी ज़्यादा है, पर आज का टॉपिक धमाकेदार है। राइट? कोई शक नहीं है इसमें। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे आज के टॉपिक को, क्योंकि मैं सालों से इस टॉपिक का इंतज़ार कर रहा था। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है, और वो इसलिए क्योंकि मेरा अपना सफ़र सिक्खी में इसी इतिहास के साथ शुरू हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं इंडिया से US गया था पढ़ने, तकरीबन 24-25 साल मेरी उम्र थी, और मेरे सिर पे पगड़ी ज़रूर थी, लेकिन मेरा सिक्खी के साथ बस उतना ही संबंध था, उसके आगे कुछ नहीं था। और पगड़ी भी सिर्फ इसके लिए थी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, तो ऐसे महसूस होता था कि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया तो उन्हें बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल अपने कल्चर के साथ किसी किस्म का लगाव नहीं था। सिखों में कंजर्वेटिव मतलब क्या? मतलब कंजर्वेटिव इन द सेंस के वेरी अटैच्ड टू आइडेंटिटी। कंजर्वेटिज्म हर धर्म में सिमिलर ही होता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज, अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो जब मैं US पहुंचा तो थोड़ी देर के बाद मुझे कहीं से थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं भी जो मेरी विरासत है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं। गुरुमुखी मुझे पढ़नी नहीं आती थी, तो मैं सिर्फ अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ सकता था। तो मैंने ढूंढ के एक किताब मुझे मिली, J.D. कनिंघम की हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, जो पहला सिखों का इतिहास है अंग्रेज़ी में लिखा हुआ। J.D. कनिंघम ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था, लुधियाने में पोस्टेड। बहुत ही अच्छी उसने सिख हिस्ट्री लिखी।
इस हद तक कि उसने सिखों को उस हिस्ट्री में इतनी अच्छी तरह पोर्ट्रे किया कि उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में बहुत ज़रूरी था अंग्रेज़ों के लिए दिखाना कि हम सब सो कॉल्ड नेटिव्स के ऊपर हैं। तो उसकी किताब पढ़ के लगता था कि बराबरी है, तो ये उसके सुपीरियर्स टॉलरेट नहीं करते थे। सो ही बहुत गरीबी में अंत हुआ कनिंघम का, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया गया। सो खास करके गुरु साहिबान की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी लिखी है कनिंघम ने, लेकिन जो 18th सेंचुरी की हिस्ट्री लिखी है उसे पढ़ के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि ये एक बहुत जद्दोजहद का समय था जब सिख पंथ को कायम रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं। और पहली बार मुझे अपने 25 सालों में थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी में, जिसे हम प्राइड कहेंगे, गर्व मान कहेंगे, वो मेरे अंदर पैदा होना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, कितनी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी इस आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए। सो इसके लिए ये जो समा है हिस्ट्री का, इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। सो ये किताब 1708 में शुरू होती है और 1780 में ख़त्म होती है। तो महत्व क्या है इन तारीखों का? 1708 में हमारे 10वें गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ा। 1780 में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के इतिहास को सारी दुनिया जानती है काफ़ी हद तक, लेकिन ये जो समा था 1708 लेके 1780 तक का समा, इसके बारे में हिंदुस्तान में भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समा था, सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं, लेकिन सारे नॉर्थ इंडियन, खास करके नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। तो हम 1708 से शुरू करते हैं, जब गुरु गोबिंद सिंह जी के जाने का टाइम आता है। ये उन सब इलाकों का इतिहास है जिनके साथ सिखों का इंटरेक्शन उस टाइम पे हुआ जी। तो पहले 2 एपिसोड्स में हमने गुरु साहिबान की बात की, गुरु नानक साहब से शुरू करके गुरु गोबिंद सिंह जी तक हमने इतिहास को समझने की कोशिश की, और ख़ास तौर से सिद्धांतों की बात की, जिन सिद्धांतों से ही जो सिख कौम का जो कैरेक्टर है, जिन सिद्धांतों से बना, उसकी बात की। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो सिद्धांत किस तरीके से करामाती थे, उनसे करामात हुई, और वो करामात क्या थी उसके बारे में मैं बात करूंगा। सो पहले टू सेट द स्टेज, ये वो समा था जब मुगल राज अपने पीक से थोड़ा सा हट के नीचे जाना शुरू हुआ था। ये औरंगजेब के बाद? औरंगजेब के बाद की बात है। सो बहादुर शाह मुगल थ्रोन पे थे उस टाइम पे। तो बहादुर शाह के बाद मुगल एम्पायर में बहुत बड़ा डिक्लाइन शुरू हुआ, लेकिन जब हमारी कहानी शुरू होती है तब डिक्लाइन शुरू हुआ नहीं था, होने वाला था। ओके। बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह औरंगजेब का बेटा। ओके। सो औरंगजेब के साथ पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, गुरु साहब का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, और जब औरंगजेब ख़त्म हो गया, उसके बाद उसके बेटे मुअज़्ज़म ने गुरु गोबिंद सिंह जी से मदद मांगी, क्योंकि ये आम होता था कि जब राजा जाता था तो शहजादों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, हर कोई चाहता था कि थ्रोन हमको मिले। तो क्योंकि गुरु साहब को लगा कि मुअज़्ज़म का जो क्लेम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, बड़ा बेटा था वो, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। हालांकि मुग़लों ने गुरु साहब के साथ बहुत अत्याचार भी किया था, लेकिन गुरु साहब ने क्योंकि अत्याचारी औरंगज़ेब था, वो चला गया, तो बहादुर शाह के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे गुरु साहब के। सर, सिखों में औरंगज़ेब को किस नज़रिए से देखा जाता है? क्योंकि जब भी मराठा हिस्ट्री की बात होती है, औरंगज़ेब अल्टीमेट विलन है। सिख इतिहास में भी औरंगज़ेब को ऐसे ही देखा जाता है। तो उसकी वजह ये है कि औरंगज़ेब के हुक्म पे ही हमारे 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर का सीस अलग कर दिया गया था। जब वो दिल्ली गए थे
कश्मीरी पंडितों की बात करने, जिन पे उस टाइम पे जिनको कन्वर्ट किया जा रहा था कश्मीर में। तो गुरु साहब गए थे औरंगज़ेब के साथ बात करने, लंबे डिस्कशंस भी हुए, और उसका अंजाम ये हुआ कि गुरु साहब को जहाँ पे इस टाइम पे सीसगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनका सर अलग कर दिया गया। सो ये हिस्ट्री थी गुरु गोबिंद सिंह जी की मुगलों के साथ। आपको क्या लगता है ऑन अ ह्यूमन लेवल औरंगजेब इतने विलेनस कैसे बने? ये सवाल बहुत गहरा है और बहुत हिस्ट्री की गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन औरंगज़ेब, देखिए, सब मुग़ल बादशाह एक जैसे नहीं थे। अकबर बादशाह बहुत इनलाइटन थे, वो सब मज़हबों की इज़्ज़त करते थे, सबके साथ उनका उठना बैठना था, उन्होंने अपना दीनी इलाही भी बनाया। लेकिन औरंगज़ेब में कट्टरपुना भी था, और औरंगज़ेब ने जुल्म भी बहुत किया। औरंगज़ेब के सबसे बड़े भाई दारा शिको, उनका मिजाज अकबर की तरह था। वो सूफ़ी थे, सब मज़हबों की रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने उपनिषद का तर्जुमा किया था। इस तरह की उनकी शख्सियत थी। दारा शिको को औरंगज़ेब ने मारा, अपने सब भाइयों को मारा, अपने पिता को कैद किया। सो ये तो हम कह नहीं सकते कि क्या औरंगज़ेब की बनतर वही थी, या औरंगज़ेब के जो बिलीफ्स थे उन्होंने औरंगज़ेब को इतना सख्त बनाया। पर सिख हिस्ट्री में भी औरंगज़ेब को उस नज़रिए से ही देखा जाता है। उस टाइम पे बहादुर शाह मुग़ल थ्रोन पे था, तो गुरु साहब का आखिरी समा आ गया था। गुरु साहब का आखिरी समा आया भी इस तरह था कि मुग़ल राज के 22 सूबे होते थे, उनमें से पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था। पंजाब के 2 मेन शहर होते थे, कैपिटल लाहौर, हाँ जी। सेकंड सिटी ऑफ पंजाब सरहिंद। कहाँ है वो? वो सतलुज के ईस्ट साइड पे पड़ता है, पटियाला उस एरिया में आप मान लो। तो वहाँ का जो फौजदार था, नवाब था वज़ीर खान, उसके साथ गुरु गोबिंद सिंह जी का बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसने ही गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को दीवार में चिन के सफोकेट कर दिया था। जब बहादुर शाह का रिलेशनशिप गुरु साहब के साथ अच्छा हो गया, तो वज़ीर खान डर गया कि शायद, क्योंकि उसने गुरु साहब के साथ बहुत बुरा किया था, तो उसके मन में डर था कि अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो उसने क्या किया, उसने 2 पठान भेजे गुरु साहब को असैसिनेट करने के लिए। गुरु साहब नंदेड़ में थे तब, इन द साउथ। तो उन्होंने वार किया गुरु साहब पे, गुरु साहब घायल हुए, थोड़े ठीक भी हो गए उसके बाद, पर जाहिर था कि उनका आखिरी समा आ रहा था। अब हम थोड़ा सा गौर करें सिख पंथ के बारे में। उस टाइम पे 10 गुरु साहब सिखों के थे जो उनकी आंखों के सामने रहे। सो गुरु पंथ का फोकल पॉइंट था, और सिख उस टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकते थे कि गुरु के बिना हम कैसे रह सकते हैं। तो सिखों ने गुरु साहब को पूछा कि आपके जाने के बाद सिख पंथ की अगुवाई कौन करेगा, कौन गुरु होगा। तो गुरु साहब ने कहा, मेरे बाद कोई ह्यूमन गुरु नहीं होगा। जो हमारा ग्रंथ है, सो ग्रंथ पंचम गुरु गुरु अर्जन साहब ने संग्रह किया था, और उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता की बानी शामिल की थी कि रूहानी तौर पे पंथ की अगुवाई गुरु ग्रंथ साहब करेगा। मेरी जगह पे गुरु ग्रंथ साहब होगा। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आपको गुरु ग्रंथ साहब से मिलेगी। लेकिन उस टाइम पे गुरु साहब की एक शक्ति नहीं थी, 2 शक्तियाँ थी। एक तो रूहानी शक्ति थी, और दूसरी दुनियावी शक्ति थी। और दुनियावी शक्ति का जो प्रतीक था, वो थी उनकी फौज, उनके हथियार, उनके सिपाही। तो फिर सवाल आया कि वो शक्ति किसको मिलेगी। तो गुरु साहब ने एक कमाल की बात की तब। उन्होंने कहा कि जो मेरी दुनियावी ताकत है, मैं सारे पंथ को वापस लौटा रहा हूँ। ये शक्ति जो थी वो अब तुम्हारी होगी। तो उसका मतलब क्या बना? पहली बात तो ऐसा लगता है कि ये बहुत नई बात गुरु साहब ने की, लेकिन ये नई बात नहीं थी, क्योंकि कई 100 साल पहले जब गुरु नानक साहब के जाने का समय आया था, उन्होंने अपने सबसे जो हम्बल सेवादार थे,
भाई लहणा, उनके आगे माथा टेक के उनको गुरु करार किया। तो ऐसा ही कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी किया। उन्होंने अपनी शक्ति जो थी वो पंथ को वापस दे दी। और ये जो कौतकी समय की हम बात कर रहे हैं, ये शक्ति पंथ को वापस मिल के ही सिख जो कुछ अगले 70-80 सालों में कर सके, इस शक्ति के कारण ही कर सके। क्योंकि इसके साथ जो सिखों का एक बहुत यूनिक एक किस्म का कैरेक्टर बना, और कैरेक्टर ये था कि हमें सब सिखों को गुरु ने ये ताकत दी है, सो हम सब एक बराबर हैं। जिसको हम अंग्रेजी का शब्द यूज करें तो एक स्पिरिट ऑफ रिपब्लिकनिज्म गुरु साहब ने खालसा पंथ में भर दी। तो हम थोड़ा सा और पीछे हट के सोचें कि गुरु नानक साहब बागी थे। उन्होंने बगावत किस चीज से की? सबसे पहले जात भेद से की। तो अगर हम उस टाइम के समाज को एक पिरामिड के तौर से हम इमेजिन करें, तो पिरामिड के ऊपर ऊंची जाते हैं, पिरामिड के नीचे सो कॉल्ड नीची जाते हैं। तो जब गुरु नानक साहब बराबरी की बात कर रहे थे, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस पिरामिड में किसको ये बात सबसे भाई ज्यादा? ऑब्वियसली जो नीचे वाला तबका था, वो तबका जो सदियों से जिसको दबाया जा रहा था। तो सिख वो लोग थे जिनको सदियों से दबाया गया था, और फिर उनको स्टेबिलिटी मिली 10 गुरु साहिबान के काल में, और अब अचानक गुरु ही नहीं है। तो हम इमेजिन करें कि उस टाइम के सिखों का क्या हाल होगा उस टाइम पे। तो ये एक मिरेकल ही लगता है कि तकरीबन 90 साल के बाद रंजीत सिंह ने एक बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया। कैसे किया? ये उसकी कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बिल्कुल बिना किसी पावर से शुरू करके इस अरसे में पूरे पंजाब पे काबू पाया और हालात पैदा किए जिनकी वजह के साथ रंजीत सिंह बन सका। ये उन सिखों की कहानी है। मुगलों के 22 सूबे थे। जब मुगल बादशाह ताकतवर था, उस टाइम पे सारे सूबे बादशाह को सलाम करते थे, बादशाह को टैक्सेस जाते थे, बादशाह की चलती थी सब जगह पे। अच्छा, बहादुर शाह के टाइम के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, जिससे मुगल एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ एक अफ़गान वॉरियर ने अफ़गानिस्तान में एक नई रियासत बनाई, और मुगलों और अफ़गानों की जो जदोजहद थी उसका क्षेत्र था पंजाब। तो ये उस टाइम की कहानी है जब पंजाब में ना तो मुगल हुकूमत चलती थी और अफ़गान हुकूमत करना नहीं चाहते थे। तो एक किस्म से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया पंजाब में। नो मैंस लैंड बन गया। और उस पावर वैक्यूम का फ़ायदा उठा के आहिस्ता आहिस्ता सिखों ने अपना राज कायम किया, जिसकी वजह से रंजीत सिंह बाद में आया। ये उस टाइम की कहानी है। आप इफेक्टिवली नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हो? हाँ, जो मॉडर्न नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान। ओके, आगे बढ़ने से पहले टाइमलाइन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। हाँ। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गुरु नानक जी और गुरु गोबिंद जी की पूरी टाइमलाइन कितनी लंबी है? 1469 से लेके 1708। ओके, यानी कि कुछ 250 ईयर्स रफली। और फिर अब हम 80 सालों के बारे में बात करेंगे रफली। यस। ओके, आगे बढ़ने से पहले फिर से टाइमलाइन थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुना है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। उस टाइम पे पंजाब की हुकूमत 11 मिसलों के हाथ में थी। अब मैं मिसल टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। मिसल का अर्थ है बराबर। ये जो रिपब्लिकन स्पिरिट की बात मैंने की थी ना, उसका सदका सिखों के 12 ग्रुप्स बन गए एक किस्म से। कोई 11 कहता है, कोई 12 कहता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो मिसलें थी, इन्होंने पंजाब के अलग अलग इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया,
और जो गुजरांवाला का एरिया है जो लाहौर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है, वहाँ पे इनमें से एक मिसल थी शुक्र चकिया मिसल, जिसका नाम था। सो शुक्र चकिया मिसल सबसे ताकतवर नहीं थी। उसमें रंजीत सिंह पैदा हुआ था, महासिंह शुक्र चकिया के घर में। तो रंजीत सिंह ने फिर 1780 में रंजीत सिंह पैदा हुआ और 1800 के आसपास रंजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा कर लिया, जो कि पंजाब की राजधानी थी। लाहौर पे कब्जा करने के बाद रंजीत सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता बाकी मिसलों की टेरिटरीज लेके सबसे पहले जो मिसलों का एरिया था अपने कब्जे में किया। फिर उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ट्रीटी साइन की, जिसकी वजह से जो उनका ईस्टर्न बॉर्डर था वो एकदम सिक्योर हो गया, क्योंकि जितनी देर वो जिंदा थे उन्होंने भी पूरी तरह ट्रीटी निभाई, अंग्रेज़ों ने भी ट्रीटी निभाई। और फिर वेस्ट और नॉर्थ साइड पे उनको एक्सपैंड करने का पूरा मौका मिला। तो कश्मीर तक जाके उन्होंने कब्ज़ा किया, दूसरी साइड पे उन्होंने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक जाके पेशावर, अटक, ये सब इलाकों पे कब्ज़ा किया और बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर रियासत बनाई। तो ये थे रंजीत सिंह और उन्होंने तकरीबन 40 साल ऑलमोस्ट राज किया। और आई वुड से कि हमारे इतिहास में जितनी भी रियासतें हुई हैं, पंजाब में तो पोरस के बाद और कोई राजा हुआ ही नहीं। सो पंजाब में पहली बार हज़ारों सालों के बाद ऑलमोस्ट राजा हुआ, और वो राजा भी ऐसा हुआ जिसने एक बहुत बड़ी और ताकतवर रियासत खड़ी की। ये आखिरी रियासत थी जो अंग्रेज़ों का सामना कर सकती थी। तो जब रंजीत सिंह की मौत हुई उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने पंजाब पे भी कब्जा किया। तो मैं सोचता हूँ कि जो आपने कहा कि पंजाब में 1000 साल पहले शायद पोरस थे, वो वहाँ के राजा थे, फिर एक वैक्यूम था, और जोग्राफिकली स्पीकिंग जहाँ भी वैक्यूम फॉर्म होता है वहाँ वॉर्स, बैटल्स तो होते ही हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपका एंसेस्ट्रल लीनेज, मेरा एंसेस्ट्रल लीनेज, उन्होंने कितना कुछ देखा होगा। जितने भी पाकिस्तानीज है, जितने भी पंजाबीज है, हम सारों के एंसेस्टर्स ने इतने सारे बैटल्स देखे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अलेक्जेंडर से शुरुआत करो तो कहाँ से आते थे सब? पंजाब से आते थे। सो पहला वार तो पंजाब पे ही होता था। जो तुम्हारे एंसेस्टर्स देखते हैं वो तुम्हारे डीएनए में ज़रूर आता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। जो सिखों की बनतर है, मॉडर्न सिख के जो एट्रीब्यूट्स हैं इस पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक तो ये था कि जहाँ पे भी जुल्म दिखे उसके सामने खड़े होना। तो ये बात गुरु नानक, ये हमने पिछले एपिसोड्स में इसके बारे में काफ़ी विस्तार में बात की है कि हम उस चीज़ को ज़्यादातर गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो योद्धा थे, लेकिन ये ट्रेट भी बिल्कुल गुरु नानक साहब से शुरू होता है। फिर देखिए, पंजाबियों की एक ये भी ट्रेट होती है कि लड़ते हैं बहुत आपस में, और शायद वो ये रिपब्लिकन स्पिरिट की वजह से लड़ते हैं क्योंकि उन्हें विरासत में बराबरी दी गई है, तुम किसी से कम नहीं हो। सो हर एक सोचता है कि मैं किसी के अधीन क्यों हूँ, मैं सबके बराबर हूँ। ये जो बहादुरी की ट्रेट है जो पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ अक्सर एसोसिएट की जाती है, ये तो शायद जिस इलाके से वो आए हैं, जिस मिट्टी के वो बने हैं, जो जो उन्होंने देखा है हज़ारों सालों में, उसका असर तो ज़रूर है, कोई शक नहीं है। ओके, बैक टू बहादुर शाह पॉइंट इन टाइम लाइन। ओके, बैक टू बहादुर शाह। तो गुरु गोबिंद सिंह जी इज़ ऑन हिज डेथ बेड, और वो फिर अपने सिखों को एक तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस गुरु ग्रंथ साहिब की, और जो ताकत है वो आप सबकी। अब ताकत को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि ताकत तो एक बड़ी फिजिकल चीज़ होती है ना, तो कौन करेगा अगवाही? तो कुछ इंस्टीट्यूशंस बने। एक इंस्टीट्यूशन बना पंज प्यारों का, जिसकी हमने पिछले एपिसोड में बात की थी जब अनंतपुर साहब में खालसा की साजना हुई थी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना सरबत खालसा का, जिसका इस समय में बहुत महत्व था। सो सरबत खालसा का मतलब था एक गैदरिंग। जब भी पंथ के आगे कोई मुश्किल समा आता था,
ज़्यादातर मुश्किल समय होता था कि अफ़गानी हमला कर रहे हैं या लाहौर का सूबेदार अत्याचार कर रहा है। तो उसके साथ डील करने का उनका प्रोसेस ये होता था कि अकाल तख्त पे जितने सिख इकट्ठे हो सकते थे, सरदार, जोधा, सब इकट्ठे होते थे। वहाँ पे लंबा डिस्कशन होता था, पूरा वाद विवाद होता था। एक कंसेंसस के तौर पे फैसला लिया जाता था, उसको कहते थे गुरमता। मतलब उसका कि जो फैसला सरबत खालसा ने मिल के लिया है वो गुरु का फैसला है, गुरु का हुक्म है, और सब उस पे फिर पहरा देते थे। सो ये एक बहुत डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सिखों में बनी, जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस टाइम के बड़े बड़े फैसले लिए गए। तो इस तरह से जो टेम्परल पावर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पंथ को दिया था, उसकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से होती थी। सर, अफगानिस्तान की भी एक पिक्चर पेंट कर दो, क्योंकि हाँ, आज का अफगानिस्तान बहुत अलग है उस बिल्कुल अफगानिस्तान से। बिल्कुल। शायद अफगानियों को हम बहुत ब्रूटल समझते हैं, सोचते हैं अनकल्चर्ड है, पर इवन अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह का परिवार, उनमें से बड़े रिफाइंड पोएट्स थे, लवर्स ऑफ आर्ट, सुंदर इमारतें उन्होंने बनाई। सो अफगानिस्तान के बारे में भी हमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन ये भी था कि अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी हिंदुस्तान की दौलत। सो अहमद शाह अब्दाली ने अपने लाइफ टाइम में 9 बार हमले किए, और कभी भी इसके लिए नहीं हमला किया कि मैंने वहाँ पे अपनी हुकूमत स्थापित करनी है, हमेशा लूटने के लिए। दैट वाज ऑलवेज द इम्पेरेटिव। पर हम उस पर पहुँचेंगे, डिटेल में पहुँचेंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के का आखिरी समय आ रहा है। थोड़ी देर पहले जब वो नंदेड़ जा रहे होते हैं तो उनको गोदावरी के तट पे एक आश्रम पे वो रुकते हैं जाके। वहाँ पे एक बहुत ताकतवर बैरागी साधु होता है जिसका नाम माधोदास नारायण दास बताया जाता है। कहते हैं कि उसने बहुत बड़े बड़े साधुओं के साथ तप करके कई किस्म के उसने सुपर नेचुरल पावर्स हासिल किए हुए हैं। तो वो बहुत घमंडी होता है। तो जब गुरु साहब को मिलता है तो गुरु साहब उसका घमंड पूरी तरह चूर कर देते हैं। तो उसको एहसास होता है कि मैं किसी बहुत बड़े पीर पैगंबर के सामने हूँ और मुझे मेरा मालिक मिल गया है। तो माधोदास गुरु साहब के आगे अपना माथा टेक देता है और कहता है कि मैं आज से आपका बंदा। तो गुरु साहब उसको एक नया नाम देते हैं, उसको कहते हैं आज से तेरा नाम बंदा सिंह। जब गुरु साहब का आखिरी समय आता है तब तक थोड़ा समय हो गया होता है बंदा सिंह को खालसा में भर्ती हुए। तो बंदा सिंह को सिखों के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो उस दौरान उसको सब कुछ बताया जाता है, गुरु नानक साहब का इतिहास और गुरु साहिबान का इतिहास, गुरु साहब के, गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के साथ क्या हुआ। तो ये सब सुन के बंदा सिंह के अंदर एक किस्म का तूफान पैदा होता है कि कितने ज़्यादा जुल्म हुए हैं पंथ के ऊपर। तो गुरु साहब बंदा सिंह को कहते हैं कि मैं जाने से पहले तुमको एक मैं कार्य सौंप के जा रहा हूँ। तुमने सरंद जाना है और सरंद जाके वज़ीर खान के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि वज़ीर खान ने मेरे मासूम 2 बच्चों को दीवार में चिन के मारा है। इसके अलावा जो पहाड़ी राजे आनंदपुर के इर्द गिर्द जिनकी रियासतें थी, ये वो पहाड़ी राजे थे जिनके परिवार 900 साल 1000 साल से राज करते थे। बहुत घमंडी, उनको लगता था कि हमारे बीच में ये फ़कीरों का बेटा कहाँ से आ गया, गुरु गोबिंद सिंह, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब को फ़कीर समझते थे। कहते थे शिकार पे निकलता है, नगाड़े बजते हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है कि हमारे बीच में ऐसा कोई आके इतना ताकतवर हो गया। इन राजों की वजह से ही गुरु साहब को अनंतपुर साहब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत बार हमला किया अनंतपुर साहब पे, पर वो अनंतपुर साहब को काबू ना कर सके। सो फाइनली उन्होंने औरंगज़ेब को एक चिट्ठी लिखी कि गुरु तेग बहादुर का बेटा बहुत ताकतवर हो गया है, वो बदला लेने दिल्ली आ रहा है, आप कुछ कर लो, नहीं तो उसका क्या अंजाम होगा हम कह नहीं सकते। तब जाके औरंगज़ेब ने वज़ीर खान को आदेश दिया कि अपनी फ़ौज लेके आओ और ये राजों के साथ मिल के गुरु गोबिंद सिंह को ख़त्म करो। तो तब अनंतपुर साहब की लड़ाई हुई थी।
तो उसके बाद सब कुछ जो हुआ, चमकौर की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी, छोटे साहबजादों की मौत की बात की थी। तो फिर बंदा सिंह को ये मिशन दिया जाता है कि तुमने वजीर खान को इंसाफ देना है और जो ये पहाड़ी राजे हैं उनको भी इंसाफ देना है। और साधन क्या है तुम्हारे पास? 5 सिख। 5 सिख गुरु साहब ने उनको दिए, अपना नगाड़ा दिया, अपना निशान दिया और कहा जाओ। स्पेशल फोर्सेस यूनिट। स्पेशल फोर्सेस यूनिट जूझने जा रहा है पंजाब की बहुत बड़ी फौज के साथ। निकल गया बंदा सिंह बहादुर, आहिस्ता आहिस्ता उत्तर की तरफ जाना शुरू किया। तो जब सिखों को पता लगा कि ये फौज तैयार हो रही है तो जगह जगह से थोड़े थोड़े सिख उनके साथ आने लग पड़े, दिल्ली तक पहुंच गए। इतनी ताकत नहीं थी तब तक कि कुछ भी कर सके वहाँ पे, तो दिल्ली से साइड से निकल गए और जो मॉडर्न डे हरियाणा तक पहुंच गए। तब तक काफ़ी सिख उनके साथ मिल गए थे और एक अच्छी खासी फौज तैयार हो गई थी। हालांकि ना फौज के पास कुछ खास हथियार थे, अच्छे घोड़े नहीं थे, बहुत जिसको हम कहेंगे इल इक्विप्ड किस्म की फौज थी। तो बंदा सिंह बहादुर ने 2 शहर थे पंजाब के, एक समाना और एक सधौड़ा। इन शहरों में एक तो वो जल्लाद रहते थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का सीस काटा था, और समाना के जो चौधरी थे वो भी वजीर खान के साथ मिले हुए थे जब सारे हादसे हुए थे। तो समाना और सधौड़ा पे बंदा सिंह बहादुर ने कब्जा किया और फिर उसको लगा कि अब मैं तैयार हूँ वजीर खान के साथ लड़ाई करने के लिए। तो छप्पर चिड़ी एक जगह है सरंद के पास, वहाँ पे घमासान युद्ध हुआ। वजीर खान के पास बड़ी फौज थी, खान के पास जंबूरक थे। जंबूरक होते हैं छोटे कैनन्स जो ऊँटों से चलाए जाते हैं। मैचलॉक्स बंदूकें थी। बंदा सिंह बहादुर के पास ना घोड़े थे, तलवारें थी, और बहुत सारे किसान जिनको हम अंग्रेजी में पेजेंट्स कहेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी सिस्टम में उनकी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, वो सब आके बंदा सिंह बहादुर के साथ मिल गए थे। सिख नॉन सिख बहुत सारे। तो उस युद्ध में इम्प्रॉबेबली बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को हरा दिया और मार दिया और फिर सरहद पे कब्जा पा लिया। तो बहुत थोड़े रिसोर्सेस के साथ बंदा सिंह बहादुर ने जाके पंजाब के दूसरे शहर को फतेह किया। वेपनरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, हथियार कैसे होते थे? तो इनके पास तो तलवारें, बर्छे, इस टाइप के हथियार ज़्यादा थे। जो मुग़ल फ़ौज थी उसके पास तोपें भी थी, उनके पास जंबूरेक भी थे, उनके पास जिसको मैचलॉक्स हम कहते हैं पुराने टाइप की बंदूकें भी थी। पर पता नहीं क्या मिरेकल हुआ, उस मिरेकल के साथ बंदा सिंह बहादुर ने उसको हरा दिया। सर जैसे मतलब जापान में सैमुराइज की सोर्ड्स होती है, उनके वॉर टेक्निक्स होते हैं। माय अजम्पशन इज दैट दोनों मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर की एक बैटल आइडेंटिटी होती थी। उस टाइम पे नहीं बनी थी बैटल आइडेंटिटी। बैटल आइडेंटिटी बनेगी अब जाके अगले सालों में। लेट्स मूव अहेड। गुरिल्ला वॉरफेयर होगा तब बैटल आइडेंटिटी बनेगी। तो बंदा सिंह बहादुर ने फिर एक फुट हिल्स में छोटा सा किला था मुखलिसपुर में, वहाँ पे फोर्टिफाई किया और उसको लोहगढ़ किला बना लिया अपना, और वहाँ से बंदा सिंह बहादुर ने राज करना शुरू किया। बंदा सिंह बहादुर ने सिक्के बनाए। पहला सिख राज बंदा सिंह बहादुर ने स्थापित किया, और इस राज की कुछ विशेषताएं ये थी कि पहली बार किसी ने लैंड रिफॉर्म किया, जो ज़मींदारों से ज़मीन लेके जो खेती करते थे उनके हाथ में दी। ये एक किस्म की क्रांति थी उस टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल सकती थी। बहादुर शाह को समाना और सधौड़ा के जो पीरजादे थे, बड़े बड़े घरों के जो बेटे थे, उन्होंने फरियाद भेजी कि सिख बहुत हमें तंग कर रहे हैं, हमारे शहर लूट लिए हैं, क्योंकि सिरंद में बहुत मारकाट हुई। जो मतलब हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बंदा सिंह बहादुर ने बहुत तबाही मचाई सारे शहरों में। तो बहादुर शाह उस टाइम पे राजस्थान में कैंपेन कर रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि ये जो सिखों का डिस्टर्बेंस है इसको ख़त्म किया जाए।
तो अपने 4 बेटों को लेके, अपने जो राजपूत सूबेदार थे, पूरी फौज लेके बहादुर शाह पंजाब आया और लोहगढ़ किले पे हमला कर दिया। बहादुर शाह कैरेक्टर वाइज वीकर औरंगजेब? बहादुर शाह वॉज डेफिनेटली वीकर देन औरंगजेब। बहादुर शाह का कैरेक्टर ऐसे बताया जाता है कि वो बेसिकली शरीफ किस्म का इंसान था। सो ही वॉज अ काइंड पर्सन। लेकिन फौज तो पूरी थी मुगलों की उस टाइम पे। तो लोहगढ़ पे हमला हुआ और जो होना था हुआ। लोहगढ़ किले पे मुगलों का कब्जा हो गया, पर बंदा सिंह भाग के निकल गया। तो उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने फिर दोबारा से फौज इकट्ठी की और जो हिल किंगडम्स थे, खास करके बिलासपुर, कहलूर, जहां से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ाई शुरू हुई थी, उस पे जाके कब्जा किया और उनको हराया। बंदा सिंह बहुत ताकतवर हो गया उस टाइम पे। फाइनली फिर बहादुर शाह की डेथ हो गई। बहादुर शाह की डेथ होने के बाद बस वही कहानी फिर से शुरू हो गई। नेचुरल डेथ? नेचुरल डेथ हुई। नेचुरल डेथ हुई और काफ़ी बुरी डेथ हुई। कोई मेंटली अनस्टेबल हो गया। तो 4 बेटों के बीच में जंग छिड़ गई और जो सबसे शायद नालायक बेटा था, जहानदार शाह, उसने अपने भाइयों को मरवा दिया और वो अगला मुगल बादशाह बन गया। उसका भी टाइम ज़्यादा देर नहीं चला, उसको भी गद्दी से उतार दिया गया। और उसका जो तीसरा भाई था, अजीम उस शान, जो बिहार एरिया का सूबेदार होता था, उसके बेटे फरूक सियार को बादशाह बना दिया गया। सो अब फरूक सियार दिल्ली के तख्त पे बैठा है। फरूक सियार भी जालिम बादशाह है काफ़ी हद तक। फरूक सियार फैसला करता है कि बंदा सिंह बहादुर मेरे दादा से काबू नहीं हुए, तो बंदा सिंह बहादुर को काबू करने का टाइम आ गया है। इन मुगलों का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ लाइफ में। क्योंकि इनकी बात होती नहीं है कोई, क्योंकि उस टाइम पे डिक्लाइन शुरू हो गया था बिल्कुल। मतलब एक से बढ़कर एक वीकर। हाँ, वीकर। एक बात फरूक सियार की बहुत इंपॉर्टेंट है। फरूक सियार वो मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेज़ों को पहला फुटहोल्ड दिया हिंदुस्तान में। सो बंगाल में अंग्रेज़ आए तो उनको फरूक सियार ने ट्रेडिंग राइट्स सबसे पहले दिए। उसको तब तो कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि इसका अंजाम क्या होगा। तो फरूक सियार ने बड़ी फौज भेजी बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने। गुरदासपुर के पास एक छोटा सा कच्चा किला है, गुरदास नंगल, वहाँ पे मुगल फौजों ने घेर लिया। तो कुछ मुगल नाम भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जो हमारी कहानी में इम्पोर्टेंट है। तो मुगल दरबार में एक समरकंद से आई फैक्शन थी जिसको कहते थे तुरानी फैक्शन। इस फैक्शन की बहुत आगे जाके इम्पोर्टेंस बनती है। उनमें से एक जर्नैल था मोहम्मद खान चीन बहादुर, उसका बेटा कमरुद्दीन खान, जो बाद में मुगल बादशाहों का वजीर बना, उसको, और एक और तुरानी नोबलमैन था जिसका नाम था अब्दुस समाद खान, और उसका बेटा जकरिया खान। ये नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे इनका बहुत रोल है हिस्ट्री में। इन तीनों को भेजा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने। अच्छा, बंदा सिंह बहादुर से दुनिया डरती थी। उनको लगता था कि इसको जादू टूना आता है, ये मैजिशियन है। तो मुगलों को डर हो गया कि कोई ये कुत्ते या बिल्ली का रूप बना के वहाँ से ना भाग जाए। तो इतने सुपरस्टिशियस थे मुगल फोर्सेस और इतने डरते थे बंदा सिंह बहादुर कि आसपास जितने कुत्ते बिल्लियां थी सबको मार दिया गया कि कहीं बंदा सिंह बहादुर उसका रूप लेके बाहर ना आ जाए। ऐसी बातें हुई वहाँ पे। तो बहुत देर लड़ाई चली और फाइनली इनेविटेबल हुआ। तो बंदा सिंह बहादुर को उन्होंने कैदी बना दिया और एक पिंजरे में डाल के, उनको डर था कि ये जादूगर है, ये कुछ भी कर सकता है। पिंजरे में डाल के लकड़ी की तख्तियों के साथ ऐसा उसको बांधा कि वो हाथ नहीं हिला सकता था, और वैसे जुलूस बना के पंजाब से दिल्ली तक लेके आए। दिल्ली में वो अंग्रेज मौजूद थे उस टाइम पे जो फरूक सियार के दरबार में आए थे अपनी ट्रेडिंग एजेंसी लेने। तो उनके रोज़नामचे में उन्होंने बहुत डिटेल से लिखा है
कि सिखों को, बंदा सिंह बहादुर को, उसके फॉलोअर्स को कैसे दिल्ली में टॉर्चर किया गया और कैसे उनको मारा गया। सो बहुत बेदर्दी के साथ बंदा सिंह बहादुर, उसके बच्चों को और बहुत सारे सिखों को दिल्ली में पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, ताकि ये सिखों की बगावत इस तरीके के साथ ख़त्म की जाए कि आगे से किसी की हिम्मत ना पड़े। तो वो कहानी थी बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने सबसे पहली एक सिख रियासत या खालसा राज जिन्होंने स्थापित किया। तकरीबन 7-8 साल बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों को रेजिस्ट किया। मुगल मानते थे कि इनके पास कुछ जादुई शक्तियां है। बंदा सिंह की शुरुआत एज माधव दास हुई थी। हाँ। आई एम अज्यूमिंग कि वो एक तरह के तांत्रिक थे शायद। कहते हैं कि एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, अलूना सिद्ध जिनका नाम था, उनकी सेवा करके वहां से उन्होंने अपनी सारी शक्ति दी थी। ओके। फरूख सियार ने फिर बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करने के लिए इनाम में अब्दुस समाद खान को सूबेदार बना दिया लाहौर का। सो बहुत बड़ा सूबा था पंजाब, लाहौर उसका कैपिटल था। तो अब्दुस समाद खान अब लाहौर भेज दिए जाते हैं एज अ गवर्नर। तो फरूख सियार और अब्दुस समाद खान फैसला करते हैं कि सिख बागी हैं और इनको दबा के रखना है, नहीं तो फिर से बगावतें हो सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। जो उस टाइम पे अकाउंट्स में लिखा गया है कि किस तरह के मेजर्स लिए गए थे फरूख सियार और अब्दुस समाद खान के हुक्म से। सो जॉर्ज फॉस्टर भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे जो उस टाइम पे पंजाब में थे। तो उन्होंने अपने रोज़नामचे में लिखा है कि बंदा सिंह बहादुर के बाद सिखों के साथ क्या हुआ। तो वो लिखते हैं कि बंदा सिंह बहादुर के जाने के बाद सिखों की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई और फरूख सियार ने ऐलान कर दिया कि कोई भी सिख अगर पकड़ा जाए तो उसे तुरंत या मुसलमान बना दिया जाए या उसे मार दिया जाए। ये जॉर्ज फॉस्टर लिख रहा है जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड में। कहते हैं कि एक एक सिख को कोई मार के सिर लेके आए तो उसको मॉनेटरी इनाम दिया जाता था। ये सब फरूख सियार ने उस टाइम पे रूल बना दिए। और कहते हैं कि जितने सिख उस टाइम पे थे, या तो वो जाके पहाड़ों में छुप गए, कईयों ने अपने केस काट दिए, और बहुत ज़्यादा दहशत सिख पंथ में उस टाइम पे फैल गई। सो ऐसे हालात सिखों पे थे। फरूख सियार, क्योंकि मुग़ल एम्पायर में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, फरूख सियार को राजा बनाया था उसके बाप अजीमुश खान के 2 एडवाइज़र्स थे, अब्दुल्ला ब्रदर्स जिनका नाम था। तो फरूख सियार की उनके साथ अनबन हो गई, तो उन्होंने फरूख सियार को गिरफ्तार करके मरवा दिया। और जो उसके चाचा का बेटा था जिसका नाम था रोशन अख्तर, उसको नया बादशाह बना दिया और उसको टाइटल दे दिया मोहम्मद शाह और उसको मुग़ल तख्त पे बिठा दिया। मोहम्मद शाह को याद किया जाता है एज मोहम्मद शाह रंगीले। सो इसके मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में हम बात करेंगे। सो मोहम्मद शाह रंगीले का जब राज शुरू आता है तो उस टाइम पे ज़करिया खान, अब्दुस समाद खान का बेटा ज़करिया खान, लाहौर का नया सूबेदार बनता है। उसके राज के दौरान फिर से सिखों के खिलाफ अत्याचार शुरू हो जाता है, क्योंकि फरूख सियार जाता है, थोड़ा सा सिखों को सांस आना शुरू होता है, फिर ज़करिया खान वापस आता है तो वही काम शुरू कर देता है। तो एक बहुत सेवा करने वाले सिख भाई तारा सिंह, उनकी हत्या की जाती है ज़करिया खान के फौज के द्वारा। उसके रिस्पांस में सिख एक सरबत खालसा ऑर्गेनाइज करते हैं अकाल तख्त पे, और सिखों की अगवाई करते हैं उस टाइम पे दीवान दरबारा सिंह उनका नाम होता है, बुजुर्ग सिख होते हैं। तो वो एक सरबत खालसा बुलाते हैं और उस सरबत खालसा में कुछ खास फैसले लिए जाते हैं। पर ये होता कहाँ था सर? अकाल तख्त पे, अकाल बुंगा कहते थे उस टाइम पे, जो गोल्डन टेम्पल के सामने इमारत है
वो इमारत बाद में बनी, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था जो गुरु हरगोबिंद साहब ने बनाया था, और उनके टाइम से ही सिखों की टेम्परल पावर, दुनियावी शक्ति की सीट अकाल बुंगे को माना जाता था। तो वहाँ पे इकट्ठ होता था। तो दीवान दरबारा सिंह ने वहाँ पे सरबत खालसा बुलाया। तो ऐसे ही एक और ब्रिटिश ट्रैवलर था जॉन मैल्कम, जिसने किताब लिखी है स्केच ऑफ द सिक्स। तो उसने आंखों देखा हाल लिखा है सरबत खालसे का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे सब इकट्ठे होते थे, डिस्कशन होता था, कंसेंसस होता था, और फिर गुरमता इशू किया जाता था। सो जो उस टाइम पे गुरमता इशू किया दरबारा सिंह की अगुवाई में, उसमें गुरमते में फैसला ये लिया गया कि देखो, हर सूबेदार का क्या काम होता था। मुगल सूबेदार का मेन काम होता था कि सारी रेवेन्यू इकट्ठी करनी और दिल्ली भेजनी। तो उन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ के सूबेदार को रेवेन्यू इकट्ठी नहीं करने देंगे। जहाँ पे भी वो उगराही कर रहे होंगे वहाँ पे हम जाके हमला करेंगे, और जो उन्होंने इकट्ठा किया होगा हम उसको छीन लेंगे। सो एक ये फैसला किया। दूसरा फैसला किया कि जो मुग़ल हुकूमत के हथियार हैं, जो असला है, उसको हम चोरी करेंगे जाके, और जो उनके घोड़े हैं हम उनसे छीन लेंगे ताकि हम अपनी कैवलरी, अपने घुड़सवार तैयार कर सकें। और फाइनल फैसला उन्होंने ये लिया कि जो मुग़लों की सहायता करेगा वो हमारे खिलाफ है और हम उनको सज़ा देंगे। उस फैसले के बाद पंजाब का सारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिखों ने बिल्कुल बंद कर दिया। जहाँ पे भी अब जैसे उगराही उस टाइम पे सिर्फ पैसों की नहीं होती थी, अनाज की भी होती थी, कारपेट्स की होती थी, ये सब चीज़ें, कीमती चीज़ें दिल्ली भेजी जाती थी। जहाँ कोई जा रही होती थी, कोई कैरावैन जा रहा होता था सामान लेके, सिख टूट पड़ते थे, लूट लेते थे, लेके भाग जाते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत। हाँ, थोड़ी सी शुरुआत गुरिल्ला वॉरफेयर की। अंजाम ये हुआ कि ज़करिया खान बिल्कुल एज गवर्नर फंक्शन नहीं कर पाया, और ज़करिया खान ने बहुत दुखी होके बहुत कोशिश की कि सिखों को मैं तबाह करूं, नहीं कर पाया। उसने दुखी होके मोहम्मद शाह को एक फरियाद भेजी कि ये सिख ना मेरे से काबू नहीं हो रहे, कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। ऐसे करते हैं, इनको जागीरदार बना देते हैं, इनको थोड़ी सी ज़मीन दे देते हैं, इनकी अपनी ज़मीन होगी, अपनी जगह होगी, ये लूट मार बंद कर देंगे और ये सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ बनी हुई हैं। अभी मैं बात करता हूँ मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में। सो मोहम्मद शाह रंगीले सचमुच में रंगीले थे। उन्हें संगीत का, कविता का बहुत शौक़ था, गाते थे, पोइट थे। अब जो हिंदुस्तानी संगीत सुनते हैं आजकल, जो सबसे प्रचलित फॉर्म है उसका वो ख़याल है। तो जो ख़याल की डेवलपमेंट मोहम्मद शाह रंगीले के कोर्ट में हुई। सो कल्चरली बहुत रिफाइंड थे, पर योद्धा बिल्कुल नहीं थे। वो थी मोहम्मद शाह रंगीले की पर्सनैलिटी। तो कहते हैं कि ज़करिया खान ने भी बहुत एक यूनिक तरीका अपनाया मोहम्मद शाह रंगीले को मनाने के लिए। उन्होंने कुछ एंटरटेनर्स का एक ट्रूप भेजा दरबार में, जिसने जाके मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सिखों की एक्टिंग की, दिखाने के लिए कि कैसे ज़बरदस्त वॉरियर्स हैं, कैसे वो लूट मार करते हैं, कैसे मुग़लों से नहीं डरते। तो ये हमारे एक कवि हुए हैं ज्ञानी ज्ञान सिंह, उन्होंने बहुत एक रंगीन ढंग से ये सब एपिसोड लिखा है कि कैसे वहाँ पे जाके ड्रामा हुआ मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। तो सब दरबारी, उनको सिखों के बारे में पता ही नहीं था, दिल्ली में तो होते नहीं थे ज़्यादा सिख, तो वो एकदम हक्के बक्के रह गए कि अच्छा ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे। तो तब कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले ने फैसला किया कि हाँ, ज़करिया खान ठीक कह रहा है, सिखों को एक जागीर दे दी जाए। गुड गाय मोहम्मद शाह, इंटरेस्टिंग गाय। क्योंकि मुगल राज की तबाही मोहम्मद शाह के टाइम पे ही हुई। हम नेक्स्ट उसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि इतने जेनरेशनल एनिमीज थे कि एक कमज़ोर मुगल दिख गया, आई एम श्योर पीपल वुड हैव टूट पड़ोड़। हाँ, पर वो क्या था ना कि मुगल राज का मिस्टीक
बहुत बड़ा था। सो अंदर से उस टाइम कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, स्टिम्युलस बाहर से बस आने ही वाला है, अब आने ही वाला है। अब मैं बात करता हूँ जागीर की। तो जकरिया खान को फरमान मिल जाता है कि सिखों को जागीर दे दो। तो एक सिख ठेकेदार होते हैं लाहौर में, सबेग सिंह, उनको अपना नुमाइंदा बना के जकरिया खान भेजता है सिखों के पास। तो सबेग सिंह नुमाइंदा बन के आता है सिखों के पास, हाँ तो जी। सारे सरदार बैठे हुए हैं। तो सबेग सिंह आके कहता है कि नवाब साहब ने सलाम भेजा है, पैसे भी भेजे हैं, खिल्लत रोब ऑफ ऑनर भी भेजा है, और सूबेदारी दी है, और कहा है कि आप अपने में से ना एक नवाब चुन लो। तो सारे सिख आपस में बातचीत करते हैं। सबसे सीनियर है दीवान दरबारा सिंह। तो वो कहते हैं दीवान दरबारा सिंह को, आप ही बन जाओ नवाब, सबसे सीनियर आप हो। दरबारा सिंह कहते हैं मुझे कोई इच्छा नहीं है नवाब बनने की, वैसे भी मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, और गुरु साहब ने तो हमें सॉवरेंटी दी है, तो हम क्यों एक छोटा सा एरिया ले लें। अमृतसर का एरिया दे रहे थे जिस पे ऑलरेडी सिखों का कब्जा था। तो बहुत डिस्कशन हुई। तो फिर कुछ सिखों ने कहा कि देखो, इस टाइम पे हमको सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सिख श्री हरमंदिर साहिब नहीं जा सकते, क्योंकि जकरिया खान को पता है कि सिखों ने हरमंदिर साहब आना है, तो बहुत आसान काम है, वहाँ पे अपने सिपाही बैठती है, जो आया उसको पकड़ लिया, मार दिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ये बहुत दिक्कत है कि हम अपने गुरुद्वारों के दर्शन नहीं कर सकते, तो हम कर लेते हैं समझौता। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, अपने गुरुद्वारों को हम रिपेयर कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो पूरी डिस्कशन होने के बाद फैसला लिया जाता है, ठीक है हम कबूल करते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि नवाब कौन बने। तो सिखों में से एक कहता है कि नवाब उसको बनना चाहिए जो सेवादार है, क्योंकि ये सिखों का ट्रेडिशन है, भाई लैना से लेके जो गुरु अंगद बने थे, सेवादार को ही अगवाही करने का हक है। तो एक नौजवान सिख वहां पे ना बैठे सरदारों को पंखा झल रहा होता है, उसका नाम होता है कपूर सिंह। अभी अभी वो कहीं से लड़ के आया होता है, कुछ जख्म भी होते हैं। तो ये फैसला होता है कि नवाब कपूर सिंह को बनाना है। तो कपूर सिंह कहते हैं, नवाब आप कहते हो तो मैं बन जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त मेरी ये है कि मेरी अभी सेवा लगी है कि जो घोड़े के अस्तबल है ना, उनको मैं साफ करता हूँ। इमेजिन कर सकते हो ना, घोड़े के अस्तबल में कितनी गंदगी होती है, वो मैं साफ करता हूँ। नवाबी मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त है कि जो मेरे घोड़े के अस्तबल साफ करने की सेवा है ना, वो मेरे से नहीं जानी चाहिए, वो मैं करता रहूँगा। सो ऐसी शख्सियत थी कपूर सिंह की, और वो उस समय के सबसे बड़े सिखों के लीडर बने, विजनरी लीडर, जिन्होंने आगे जाके जो सिखों ने अपनी हुकूमत कायम की, उसके आर्किटेक्ट सही मायने में नवाब कपूर सिंह थे। सर जैसे हम यहाँ कपूर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ उनके बारे में, जी और सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बिल्कुल थे। लॉर नाम की एक चीज़ होती है, लेजेंड्स ऑफ द पर्सन, जैसे कि आपने कहा हॉर्स स्टेबल साफ करते थे, हाँ, और क्या जानना चाहता हूँ। सो कपूर सिंह एक ऐसी रेयर शख्सियत थी उनकी, जो राज करते हुए भी एकदम मस्कीन, हम्बल, 100% हम्बल, इस तरह की उनकी शख्सियत थी। बोल्ड भी बहुत थे। कहते हैं कि एक बार उनके मन में आई बात, तो 15 सिखों को लेकर लाहौर में घुस गए, जब मुगलों का राज था वहाँ पे, और जाके वहाँ किसी कोतवाली पे कब्जा कर लिया, सारे कैदियों को छुड़ा दिया, और कहा कि देखो अब मैं लाहौर का कोतवाल हूँ। ऐसी उनकी पर्सनैलिटी थी। पर उनका बहुत योगदान है सिखों की हिस्ट्री में इस समय में। तो तब तक सिखों के कई छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके थे, वॉरियर्स के, क्योंकि वो रिपब्लिकन स्पिरिट थी, जो तलवार चला सकता था, जिसमें थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी थी, उसके पीछे 15 लोग और लग जाते थे। आपस में लड़ते थे? नहीं, आपस में उस टाइम पे नहीं लड़ते थे, वो बाद में हुआ जब उनके हाथ में ताकत आ गई। जी जी। उस टाइम पे बस उनके अलग अलग जत्थे बने हुए थे। तो नवाब कपूर सिंह ने फैसला किया कि मुगल हुकूमत जकरिया खान की बिल्कुल अत्याचारी है, तो हमें अपने फौज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है।
तो एक सरबत खालसा बुलाया गया 1734 में, जिसमें फैसला लिया गया कि जितनी सिखों की फौज थी, क्योंकि देखो उस टाइम पे सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं थी, नवाब कपूर सिंह नवाब थे, लेकिन ये जो जितने छोटे छोटे जत्थे बने हुए थे वो सब इंडिपेंडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन सब को इकट्ठा किया और उनके दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को नाम दिया बुड्ढा दल, उसमें सारे जो वेटरन फाइटर्स थे बुड्ढा दल में थे, और उनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि जितने सिखों के गुरुद्वारे हैं उनकी तुमने संभाल करनी है, धर्म का प्रचार करना है, ये काम बुड्ढा दल का। और सेकंड ग्रुप था, उसमें सारे यंग वॉरियर्स थे, उसको नाम दिया गया तरुणा दल। सो तरुणा दल जो था वो सिखों की सोर्ड आर्म बन गया उस टाइम पे। सो बुड्ढा दल की कुछ जिम्मेवारियां, तरुणा दल की कुछ जिम्मेवारियां, और ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जब बढ़ी तभी फिर सिखों से, इसमें से ही सिखों की वो मिसलें बनी जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो जब सिखों ने मुगलों की एक बड़ी फौज को हराया, उसके बाद सिखों के ऊपर रिप्रेशन जकरिया खान का बहुत बढ़ गया, इस हद तक कि सिखों के लिए श्री हरमंदिर साहब जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, जा ही नहीं पाते थे। सिखों के एक बहुत महान उस टाइम पे बुजुर्ग थे जिनका नाम था भाई मणि सिंह। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में मौजूद थे, वहाँ उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जो दसम ग्रंथ है उसको भी भाई मणि सिंह ने ही संग्रह किया। बहुत बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है मणि सिंह की। उस टाइम पे वो श्री हरमंदिर साहब के हेड ग्रंथी थे भाई मणि सिंह। तो उन्होंने जकरिया खान के साथ समझौता किया कि देखो सिखों के दो बड़े इकट्ठ होते थे, एक दिवाली पे, एक होली पे, जिसको हम होला मोहल्ला कहते हैं। तो जकरिया खान के साथ ये समझौता हुआ कि बहुत देर से सिख दिवाली पे श्री हरमंदिर साहब नहीं आ रहे, सो इस साल दिवाली पे एक छूट होनी चाहिए सिखों को कि वो आके श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करें। जकरिया खान मान गया, और कंडीशन ये हुई कि जो भी चढ़ावा आएगा उस टाइम पे उसकी कुछ परसेंटेज जकरिया खान को मिलेगी टैक्स के तौर पे। यह समझौता हो गया। कहते हैं कि कुछ लोग, जिनमें से शायद कुछ सिख भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने जकरिया खान के कान भरे और उसको कहा कि देखो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारे सिख वहाँ पे आए होंगे, तुम उनका बहुत कुछ कर सकते हो जो करना चाहते हो। तो जकरिया खान ने अपने वजीर लखपत राय को अमृतसर भेज दिया। जब लखपत राय की फौज अमृतसर पहुंची तो ये एहसास हो गया कि कुछ दाल में काला है, गड़बड़ है। तो भाई मणि सिंह ने बहुत सारे सिखों को इतला करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने चिट्ठियां भेजी थी, सब आ जाओ श्री हरमंदिर साहब। उन्होंने फिर इतला करना शुरू कर दिया कि हरमंदिर साहब मत जाओ, इट्स अ ट्रैप। नतीजा क्या हुआ कि हरमंदिर साहब बहुत कम लोग आए, क्योंकि सबको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। चढ़ावा कम हो गया, जो टैक्स देना था जकरिया खान को वो पूरा नहीं हुआ। तो मणि सिंह को गिरफ्तार करके लाहौर ले गए, और वहाँ पे मणि सिंह को टॉर्चर किया गया। मणि सिंह को धमकाया गया कि तुम पैसे दो जिसका तुमने वादा किया था। मणि सिंह कहते हैं कि मणि सिंह ने जवाब दिया कि देखो समझौता जो हुआ था उसको तुमने तोड़ा है, क्योंकि छूट दी थी और फिर तुमने फौज भेज दी, तो अगर चढ़ावा नहीं आया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये टैक्स बिल्कुल गलत है, मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसका अंजाम ये हुआ कि मणि सिंह को लाहौर में बहुत बुरी मौत मारा गया। मणि सिंह की एक बायोग्राफी है शहीद बिलास, वो भी ब्रज भाषा कविता में है। उसमें से मैं एक पैसेज छोटा सा पढ़ के मैं सुना रहा हूँ, जिसमें मणि सिंह और जकरिया खान के डायलॉग को दर्ज किया हुआ है इस पैसेज में। उनकी एज क्या रही होगी सर? मणि सिंह बहुत बुजुर्ग थे उस टाइम पे, मेरे को एग्जैक्ट एज नहीं पता, बट काफी बुजुर्ग थे। बुजुर्ग को भी टॉर्चर? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये मणि सिंह जकरिया खान को संबोधित कर रहे हैं। मणि सिंह तब इम कहयो सुनो बहादुर खान। खान बहादुर जकरिया खान को कहा जाता था, टाइटल था।
निस दिन बोलो झूठ तो खाको कसम कुरान, झूठ बोलना खान जी नह सिंघन का काम, कट जाए अंग अंग भी देना दगा हराम, हाड़ सुदी पंचम थित आई, 1791 माही जाए निखास चौक के बीच। निखास चौक एक लाहौर का चौक था। सूबे खान बहादुर नीच पहलो मणि सिंह को ताई, काजी फतवा दियो सुनाई, तैसे गैल जलादे आए, बंद बंद दिए जुदा कराए। सो पहले काजी से फतवा दिलवाया, फतवा दिलवाने के बाद भाई मनी सिंह के हाथों और पैरों को टुकड़े टुकड़े काट के उनको मारा गया। सो ये उस टाइम का तौर तरीका था मुगलों का। उसके बाद भाई मणि सिंह को जब मारा गया तो भाई मणि सिंह की बहुत इज्जत थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्यारे सिख थे, बुजुर्ग थे, हेड ग्रंथी थे श्री हरमंदर साहब के। उनको मारने के बाद सिखों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बदला लेने की कोशिश की और उसका अंजाम ये हुआ कि जकरिया खान का अत्याचार और बढ़ गया। उसने क्या किया, एक चौधरी को अमृतसर का सूबेदार बना दिया। सो चौधरी को सिख इतिहास में मूसा रंगड़ कह के याद किया जाता है। तो उनका मूसा खान रंगड़ उनका नाम था, मस्सा रंगड़ उसको पंजाबी में कहते हैं। तो मस्सा रंगड़ ने अमृतसर में आके ऐसे काम किए जो सिख आज तक नहीं भूले। उसने श्री हरमंदर साहब को डिफाइल किया हर तरीके के साथ, वहाँ पे तवाइफें ले आया, तवाइफें नचाई श्री हरमंदर साहब में। गोल्डन टेम्पल में मूसा रंगड़ ने ये किया सब कुछ। तो जब सिखों को पता लगा, सिखों को इतनी तकलीफ हुई क्योंकि बहुत तो भाग चुके थे वहाँ से। उनमें से एक सिख थे मेहताब सिंह, जो कि रतन सिंह भंगू का मैंने जिक्र किया ना, जिन्होंने प्राचीन पंथ प्रकाश लिखा है जिसमें से मैंने आपको कुछ कविता सुनाई, उनके एंसेस्टर थे वो मेहताब सिंह। तो मेहताब सिंह शर्मशार हो गए जब उनको पता लगा कि हरमंदर साहब में ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि इसके बारे में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो मेहताब सिंह के साथ एक और सिख सुखदेव सिंह, दोनों भेस बदल के अमृतसर गए और उन्होंने साथ में बोरियां रखी हुई थी और कहा कि इसमें हम उगराही करके लेके आए हैं और हमने मस्सा रंगड़ को ये चढ़ावा देना है। तो वहाँ पे चल रहा था नाच गाना श्री हरमंदर साहब में। तो सुखदेव सिंह और मेहताब सिंह सिपाही सामने खड़े थे, क्योंकि वो भेस बदल के गए थे, किसी ने उनको रोका नहीं। वो अंदर गए और जहाँ मूसा रंगड़ बैठ के सब नाच वाच देख रहा था, वहीं पे मूसा रंगड़ का सर काटा उन्होंने और बरछे के ऊपर चढ़ा के वहाँ से वो भाग गए। सो उस टाइम पे सिखों की ऐसी स्पिरिट थी कि खास करके जो श्री हरमंदर साहब को डेसिक्रेट करेगा उस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जकरिया खान का जो अत्याचार था और बढ़ गया, इस हद तक कि तकरीबन सिख वहाँ से गायब हो गए, छुप गए। कुछ राजस्थान की तरफ डेजर्ट्स में चले गए, कुछ पहाड़ों में चले गए। तो पंजाब में, लाहौर में बात ये होनी शुरू हो गई कि जकरिया खान ने सब सिखों को तबाह कर दिया। तो दो नौजवान सिख थे तरन तारण के, एक का नाम था बोता सिंह, दूसरे का नाम था गरजा सिंह। वो श्री हरमंदर साहब जा रहे थे छुप छुप के, क्योंकि छुप के ही जा सकते थे, ओपनली नहीं जा सकते थे। मतलब छुप के कैसे? मतलब कि रात के टाइम चले गए, जब कोई पहरा ना हो, जाके सरोवर में नहा लिया, ऐसे आम करते थे उस टाइम पे। तो वो छिपे हुए थे। तो उन्होंने कुछ राज आते लोगों को बात करते सुन लिया कि सिख तो सारे खत्म हो गए, अब तो कोई सिख बचे ही नहीं। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे कोई कह रहा है कि कोई सिख नहीं बचे? तो कहते हैं अब हमको कुछ करना पड़ेगा। एक जगह थी मेन रोड पे लाहौर की, सराय रोहिल्ला, वहाँ पे एक छोटा सा पुल था। तो हथियार तो लड़कों के पास थे नहीं कोई, अपने एक एक डंडा लेके ना दोनों जाके पुल पे खड़े हो गए और कहते कि इस पुल के उस पार जकरिया खान का राज है,
इस पुल के इस पार जकरिया खान का राज है, इस पुल पे खालसा राज है। लाठियां लेके खड़े हो गए। वाह। जो भी निकले वहां से उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कोई एक एक आदमी से पैसा ले लिया, कोई गड्ढा लेके आ रहा है उससे ज्यादा पैसे ले लिए। कुछ नहीं हुआ, लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। तो थोड़े दिन बीत गए तो ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए। कहते हैं कि हमने तो बड़ी बगावत की थी जकरिया खान के खिलाफ, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, लोग चुप करके टैक्स दे के जा रहे हैं, अब क्या करें। तो कहते हैं फिर बोता सिंह ने चिट्ठी लिखी जकरिया खान को। तो ये भी रतन सिंह भंगू की पोइट्री में दर्ज है। तो पोइट्री उसकी चिट्ठी में ये लिखा है, चिट्ठी लिखे सिंह बोता विच राह खलोता, हथ है सोटा आना लाया गड्ढे नू पैसा लाया खोता। सो बोता सिंह एक चिट्ठी लिखता है, रास्ते में खड़ा है, साथ में उसके डंडा है, एक आना वो गड्ढे को लगाता है और एक जो गधा लेके जाता है उससे पैसा लेता है एक टैक्स में। आखो भाभी खानो नू एओ आखे सिंह बोता। सो जकरिया खान का मजाक उड़ाने के लिए उसको बोलता है आखो भाभी खानो नू, भाभी खान मेरी भाभी, उसको कहो कि बोता सिंह ऐसे कहता है। तो जब चिट्ठी पहुंची जकरिया खान के पास तो ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा हो गया, उसने बड़ी फौज भेजी और दोनों लड़के मारे गए। सो ऐसी उस टाइम की बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें जो उस टाइम के सिखों की जो स्पिरिट थी वो नजर आती है। और हम देखते हैं कि देखते देखते सिखों का एक कैरेक्टर बन रहा है, एक बागी कैरेक्टर बन रहा है जो कहता है कि तुम हम पे जुल्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन हमने जो करना है हमने वो करना ही करना है, क्योंकि ये बात हमको हमारे गुरु साहिबान ने सिखाई है। तो इन कहानियों से जो उस टाइम के सिखों का कैरेक्टर है, जो मैं कहूँगा आज के सिख की भी होंद का ये एकदम हिस्सा है, ये उस टाइम में बना है। इसलिए ये जो समा इतिहास का है इसको मैं बहुत अहमियत देता हूं अपने सारे नैरेटिव में। जकरिया खान का टाइम खत्म होता है और तख्त पे अभी भी मोहम्मद शाह रंगीले बैठे हैं। तो अब हम पहुंचते हैं पर्शिया, ईरान। ईरान में एक नादर कुली बेग नाम का एक सिपाही से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता बढ़ता जो ईरान का शाह होता है, शाह तहमास्प, उसका वो मेन एडवाइज़र बन जाता है। और फिर वो शाह तामस को तख्त से हटा के खुद ईरान का पर्शिया का बादशाह बन जाता है। उसको हिंदुस्तान पुकारता है। क्यों पुकारता है? क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं, उसके साथ पैसा ख़त्म हो गया होता है। हिंदुस्तान पता है उसे कि वहाँ पे बहुत सारा, वहाँ पे दौलत बहुत है। तो वो फैसला करता है कि मैं हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करूँगा। बहाने उसको कुछ मिल जाते हैं कि कुछ अफ़गान जिनको वो काबू कर रहा होता है वो बॉर्डर पार करके मुग़ल टेरिटरी में आ जाते हैं। और उसने मोहम्मद शाह रंगीले को ये पैगाम भेजा होता है कि बॉर्डर बंद करो, किसी को जाने नहीं देना, क्योंकि वो अफ़गान उससे भाग के मुग़ल टेरिटरी में आ जाते हैं। एक बहाना मिल जाता है तो वो हमला कर देता है। सो सबसे पहले पंजाब आता है, जकरिया खान मिलता है उसको, जकरिया खान को हरा देता है, वो आगे चलता है दिल्ली तक। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी होती अपनी ज़िंदगी में। सर पर आगे चला जाता है दिल्ली तक, मतलब सिख भी मिले होंगे ना बीच में? नहीं, सिखों ने उस टाइम पे नादिर शाह को रेजिस्ट नहीं किया। बहुत बड़ी फौज लेके आया था नादिर शाह, क्योंकि सिखों के तो छोटे छोटे बैंड्स थे, उसको कन्फ्रंट करने का चांस ही कोई नहीं था। तो थोड़ा वो गो अहेड ब्रो गो अहेड ब्रो हो गया। तो एक और भी वजह थी, सिख मुगलों से बहुत दुखी थे क्योंकि मुगलों ने उन पे बहुत अत्याचार किया था। तो सिखों का उस टाइम पे एटीट्यूड ये था कि ये तो ऊपर से ही किसी ने भेजा है नादिर शाह को मुगलों की खबर लेने के लिए। इनफैक्ट सिख कवि इसके बारे में लिखते भी हैं
कि दरगाह पे हमारी आवाज़ सुनाई दी तो उसके बाद ही उन्होंने तुर्कों को भेजा है तुर्कों को ही मारने के लिए. सो दे वर वेरी कंटेंट टू सी कि ये क्या होता है अब. तो नादिर शाह अपनी बड़ी फौज लेके पंजाब से होता हुआ दिल्ली के पास आना शुरू होता है. मोहम्मद शाह रंगीले को जंग का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, लेकिन अपने सारे जर्नैलों को लेके बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी करके करनाल तक पहुंच जाता है. लड़ाई होती है वहाँ पे, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाता. नादिर शाह एक ऐसा मिलिट्री जीनियस था जिसको नेपोलियन के साथ कंपेयर किया जाता है, और मोहम्मद शाह रंगीले ने तब तक कोई लड़ाई अपनी लाइफ में लड़ी ही नहीं थी. नेपोलियन के साथ कंपेयर? हाँ, मतलब वहाँ ईरान में बहुत कुछ किया है. बहुत कुछ किया. Okay. बहुत कुछ किया. तो इनेविटेबल कंक्लूजन होता है लड़ाई का. मोहम्मद शाह रंगीले की फ़ौज हार जाती है और एक तमाशा सा होता है. मोहम्मद शाह रंगीले नादिर शाह को वेलकम करता है दिल्ली में, तो वो दिल्ली लेके जाता है उसको. वहाँ पे जो बहुत साफ साफ जाहिर हो जाता है कि नादिर शाह कॉन्करर है, लेकिन उसको गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है नादिर शाह को. अच्छा, फिर क्या होता है कि दिल्ली में कुछ नादिर शाह के सिपाहियों पे हमला हो जाता है, क्योंकि अफवाह फैलती है कि किसी ने नादिर शाह को मार दिया है. उसका अंजाम ये होता है कि नादिर शाह के हुक्म पे दिल्ली में बड़ा कत्लेआम होता है. बहुत बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत मुश्किल के साथ कत्लेआम बंद किया जाता है. और फिर नादिर शाह उगराई करनी शुरू करता है दिल्ली में. कहते हैं कि इतना खजाना नादिर शाह दिल्ली से लेके जाता है कि वापस वो ईरान जाके कई सालों का टैक्स माफ़ कर देता है, क्योंकि इतनी दौलत वो इंडिया से लेके आया होता है. सो जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंखों देखे हाल लिखे हुए हैं उस टाइम के, वो बहुत डिटेल में बताते हैं कि कितने हद तक, कितनी लंबी वहाँ से कैरावान निकलती है नादिर शाह की. बहुत सारी दौलत दिल्ली की, कोहिनूर हीरा, सब कुछ वहाँ से नादिर शाह लेके जाता है. कोहिनूर हीरा? हाँ, जो लौटता है फिर? हाँ, जो लौटता है, बाद में लौटता है. कोहिनूर हीरा, क्योंकि कोहिनूर की बात हो रही है. सो नादिर शाह के पर्सनल बॉडीगार्ड का हेड होता है एक नौजवान अफगान योद्धा जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली. तो इसको नादिर शाह ने जेल से छुड़ा के अपनी फ़ौज में भर्ती किया होता है, और उस पर वो बहुत भरोसा करता है. वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है. वो भी दिल्ली आता है नादिर शाह के साथ. तो जब नादिर शाह वापस जाता है, तब सिख नादिर शाह को नहीं छोड़ते फिर, क्योंकि उनकी पुरानी आदत होती है कि जब तो लड़ाई लड़ने आ रहा है, कोई फ़ौज आ रही है, तब उनका सामना करना मुश्किल है. लेकिन जब वापस जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारा सामान है, उनके पास बहुत सारे कैदी हैं. तो जब रात को वो रुकते हैं, आधी रात को सिखों के छोटे छोटे जत्थे आके उन पे हमला करते हैं और उनसे लूटा हुआ सामान लेके चले जाते हैं, छीन के ले जाते हैं, उनके कैप्टिव्स को वहाँ से ले जाते हैं और घर वापस भेज देते हैं. तो कहते हैं कि जब नादिर शाह लाहौर पहुँचता है, तो ज़करिया खान सूबेदार लाहौर का उसको वेलकम करता है, क्योंकि एक बार हार बैठा होता है वो, तो वो भी टैक्स जमा करता है, नादिर शाह को पैसे भी देता है. और हमारा एक कवि हुए हैं रतन सिंह भंगू, जिनकी प्राचीन पंथ प्रकाश से बहुत सारी कविता का मैंने तर्जुमा किया अपनी किताब में. वो एक नादिर शाह और ज़करिया खान के डायलॉग को इमेजिन करते हैं रतन सिंह भंगू, जिसमें उस टाइम के सिखों का जो कैरेक्टर है वो इस डायलॉग से बहुत क्लियर होता है. वो मैं आपको थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ. पूछे ओ नादिर ने खानू आए, हमको लूटन हार बताए, जिन लुट खायो हमरो राह, मुल्क उसे का उड़ा दियो स्वाहा. नादिर शाह कहता है, कौन है जो हमको लूटने आए, बताओ, मैं उनको खाक कर देता हूँ. सो खानू यहाँ पे इज अ
ऑलमोस्ट अ पेजोरेटिव टर्म जकरिया खान, क्योंकि सिखों का बहुत बड़ा दुश्मन रहा है, तो इसने कविता में उसको खानू लिखा है नवाब कहने के बजाय। तब खानू ने ऐस बखानी, मुल्क उसे को नाह निशानी, खड़े सोए और चलते खाह, नह बैठे वो किते गिराह। किसी गांव में नहीं रहते, कोई उनका मुल्क नहीं है, खड़े खड़े वो सोते हैं, चलते चलते वो खाते हैं। वो हैं वो लोग जिन्होंने लूटा है तुमको। नून घिरत को स्वाद न जाने, हम दुख देवें तो सुख माने, हाड़ न दिन भर पीवे पानी, स्यालो रखे न अगन निशानी। ना तो उनको नमक की ज़रूरत है, ना उनको घी की ज़रूरत है, हम उनको दुख देते हैं, वो कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। वो जब गर्मी होती है वो पानी नहीं पीते, जब ठंड होती है वो आग नहीं जलाते। ऐसे लोग हैं वो। नह खावे वो पिस्यो नाज, लड़े बहुत वे करके भाज, एक होए ता 100 लड़े, मरने ते वो मूल ना डरे। सो पिसा हुआ नाज, अनाज, नाज का मतलब अनाज, कभी उनके हिस्से नहीं आता, क्योंकि एक जगह पे रुकते नहीं है। कहाँ अनाज पीसेंगे और कहाँ रोटी खाएंगे। तो कहते हैं कि एक एक 100 के साथ लड़ता है और मरने से वो बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं डरता है इनमें से। नादिर शाह कहता है कौन है जो जिनकी इतनी जुर्रत कि मुझे आके लूटने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बता रहा है। बैटल हार्डन 6। हाँ, रहे चाओ उन मरण को, दीन मजहब के भाए, हम मारत उन थक गए, ओए घटत ना कित हूँ दाए। मार मार के मैं उनको थक गया, लेकिन उनकी गिनती नहीं घटती है और कहाँ से पैदा हो जाते हैं। तो कहते हैं कि फिर उसने, जकरिया खान ने सारी कहानी नादिर शाह को सुनाई, सिख इतिहास की, और अंत में नादिर शाह क्या कहता है? तब नादर सुन शीस हिलायो, अपनो कीनो तुम तब पायो, सो अब जीते जाहे नाही, जिनके साहिब आप पलाही। सो नादिर शाह कहता है अच्छा तुमने मुझे इन सब का इतिहास बताया ना, अब मैं तुम कहता हूँ कि जो ये तंग कर रहे हैं ना तुमको, ये तुम बिल्कुल डिज़र्व करते हो। एक पोइट की इमेजिनेशन है। तो रतन सिंह भंगू बहुत ही ऐसे अंदाज में, जो उस टाइम के हालात थे उनका, बहुत ही एक आई वुड से कि कलरफुल तरीके के साथ उसका बयान करते हैं। बट हालातों के इमोशंस आई फील की पोएट्री से ही निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस किताब में ये सारी पोइट्री को बहुत अहमियत दी है। देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में कविता को ट्रांसलेट करना कोई आसान काम नहीं है। तुम 100% तो ट्रांसलेट कर ही नहीं पाते, लेकिन ट्रांसलेट करके उसका थोड़ा सा भाव अगर पहुंच जाए सुनने वाले तक, तो एक हिस्ट्री की अप्रिसिएशन एक अलग किस्म की हो जाती है। ये ब्रज भाषा है? ये ब्रज भाषा है। ओके, तो आई फील कि जो लोग हिंदी समझते हैं समझ जाएंगे। काफ़ी हद तक के समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो नादिर शाह फिर वहाँ से वापस चला जाता है ईरान, अपना सारी दौलत लेके। थोड़ी देर बाद नादिर शाह की असैसिनेशन हो जाती है अपने ही कुछ सूबेदारों के हाथ। अहमद शाह अब्दाली वहाँ पे मौजूद होता है, पर वो अपने मालिक को बचा नहीं पाता। तो उसे उस बात की बहुत शर्म भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन वो बहुत होशियार होता है, मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो क्या करता है, बहुत सारा ख़जाना जो इंडिया से लूटा हुआ होता है, इंक्लूडिंग कोहिनूर हीरा, उसको लेके वो भाग जाता है अहमद शाह अब्दाली, और वो अफ़गानिस्तान चला जाता है। अफ़गानिस्तान जाके वो फिर वहाँ पे एक नई रियासत स्थापित करता है, जिसका वो राजा बनता है अहमद शाह अब्दाली। और ये कोहिनूर हीरा उसके पोते के हाथ फिर रंजीत सिंह को मिलता है बाद में। वाह, उस तरीके के साथ कोहिनूर हीरा वापस आता है। तो ओरिजिनली कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह रंगीले के पास था? हाँ, वो मुगल थ्रोन पे था ना, पीकॉक थ्रोन पे था कोहिनूर हीरा। तो नादिर शाह उसको पर्शिया लेके गया। नादिर शाह की जब असैसिनेशन हुई, अहमद शाह अब्दाली उसको चुरा के अफ़गानिस्तान ले गया। तो वहाँ से उसके पोते के हाथ में आया, शाह शुजा के हाथ में। और जब शाह शुजा ने रंजीत सिंह के से पनाह ली जाके रंजीत सिंह के पास, तब रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा हासिल किया।
एनी आइडिया कि कोहिनूर हीरा मिला कहाँ से? वो कहते हैं कि डेक्कन से माइन हुआ था, ओके, हैदराबाद उस एरिया डेक्कन से माइन होके आया था। और फिर पहुंचा मुगलों के हाथ? हाँ, फिर पहुंचा मुगलों के हाथ में। ओके, गॉट इट। जितना आप जानते हो कोहिनूर हीरे के बारे में, क्या लगता है आपको उस हीरे में एनर्जी है? कहते हैं कि उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी है, रियली? कि जिसने कोहिनूर हीरे को हाथ लगाया वो तबाह होके रहा। तो हुए ना। मेरे इमोशंस मोहम्मद शाह रंगीले के साथ है एट दिस पॉइंट। उनके लिए बुरा भी लग रहा है, और ऐसे स्टोरीज की वजह से ना मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है कि शहजादों के बादशाहों की गलतियां क्या थी। हाँ, आई फील कि अगर उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर होता वो टक्कर देते नादिर शाह को एटलीस्ट। मुगल कोशिश तो करते, हाँ, कोशिश भी नहीं करी। की कोशिश, पर एकदम नाकामयाब थी, और उसकी कई वजह थी। एक तो वजह ये थी कि वज़ीर उनका था वही कमरुद्दीन खान, जिसने बंदा सिंह बहादुर पे को कब्ज़ा किया था। ना तो राजा को कोई दिलचस्पी थी राज करने में, राजा को सिर्फ नाचने, गाने, कविता, इन चीज़ों का शौक़ था। कमरुद्दीन वज़ीर था, कमरुद्दीन भी बड़ी बड़ी देर दिल्ली के बाहर अपनी जागीरों में रहता था। सो जो राज भाग का जो काम था वो उन्होंने छोड़ा हुआ था। इस तरह का माहौल दिल्ली के दरबार में हो गया था। फैक्शंस बन गई थी दरबार में। 3 फैक्शंस थी। एक तो तुर्रानी फैक्शन थी, जिसके जो समरकंदी थे उसकी अगुवाई कमरुद्दीन कर रहे थे उस टाइम पे। समरकंदी मतलब? समरकंद सेंट्रल एशिया में जो एरिया है वहाँ से आए हुए, जैसे उइघुर? हाँ, उसी एरिया, उसी इलाके से। वाह। सो समरकंद से आए थे और मुगलों की वो सेवा कर रहे थे काफ़ी टाइम से। सो तुरानी फैक्शन उसको कहते थे। दूसरी फैक्शन थी पर्शियन फैक्शन। तो ये जो अवध का प्रोविंस था, इस टाइम पे, इससे पहले वहाँ पे सादत खान नवाब थे वहाँ के, वो पर्शिया से आए थे। और जो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीले का नादिर शाह के साथ, उसके थोड़ी देर बाद वो मारे गए थे सादत खान। तो उनका जो भतीजा था सफदर जंग फिर अवध का नवाब बन चुका था उस टाइम पे। सो ये पर्शियन फैक्शन दूसरी स्ट्रॉन्ग थी। तीसरी फैक्शन थी जिसे हिंदुस्तानी फैक्शन कहते थे। वो फैक्शन में वो मौजूद थे जो बहुत देर से हिंदुस्तान में रह रहे थे, क्योंकि तुरानी भी बाहर से आए थे, पर्शियन फैक्शन भी बाहर से आई थी। इनमें राजपूत शामिल थे, इनमें रोहेला अफ़गान शामिल थे। ये वो अफ़गान थे जो बहुत देर से आए थे, और जो गंगा जमुना दोआब जिसको कहते हैं वहाँ पे वो बसे हुए थे, वहाँ पे उनका ज़ोर चलता था। तो ये 3 फैक्शंस के बीच में खूब जद्दोजहद थी उस टाइम पे। तो अब क्या होता है कि अब अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का राजा बन जाता है, और उसकी नज़र पड़ती है फिर से हिंदुस्तान पर, क्योंकि उसे तजुर्बा हो चुका है। मतलब अहमद शाह अब्दाली के पहले आई एम अज्यूमिंग कि ट्राइब्स होते थे अफगानिस्तान हाँ, में। ट्राइब्स थे। वो नॉमिनली सब पर्शियन एम्पायर का पार्ट थे, जो खुरासान प्रोविंस था। तो जब नादिर शाह की डेथ हुई, अहमद शाह अब्दाली ने ट्राइब्स को यूनाइट करके वहाँ पे रियासत तैयार कर दी। ओके, मूविंग ऑन। सो अहमद शाह अब्दाली की नज़र फिर से हिंदुस्तान पे पड़ती है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत दौलत है, तो सोचता है कि फिर से हमला किया जाए। तो वो बड़ी फ़ौज लेके आता है। फ़ौज लेके जब पहुंचता है, तो उस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला अपने बेटे अहमद शाह को भेजता है मुकाबला करने के लिए। अहमद शाह के साथ होता है कमरुद्दीन वज़ीर। कमरुद्दीन वज़ीर के साथ राजपूतों में से राजा ईश्वरी सिंह होते हैं। इनकी कंबाइंड फोर्स अहमद शाह अब्दाली के आगे खड़ी होती है। पंजाब में मानूपुर जगह है एक, वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, और अहमद शाह अब्दाली को जो मुग़ल फ़ौज है वो हरा देती है। सो मुग़ल फ़ौज की अगवाई कर रहा होता है अहमद शाह, जो कि मोहम्मद शाह रंगीले का बेटा होता है, क्राउन प्रिंस होता है वो। उस लड़ाई में वज़ीर कमरुद्दीन मारा जाता है, और कमरुद्दीन का जो बेटा है उसका नाम होता है मुइनुल मुल्क। वो उस लड़ाई में बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, और जब अहमद शाह अब्दाली वहाँ से चला जाता है वापस, तो मुइनुल मुल्क को पंजाब का नया सूबेदार बनाया जाता है, क्योंकि एक तो उसके
उसके पिता मारे जाते हैं उस लड़ाई में, और दूसरा उसने अगवाई भी बहुत अच्छी की होती है। सो एज रिवॉर्ड उसको पंजाब का नया सूबेदार बनाया जाता है। सो उसको पंजाब में मीर मन्नू के नाम से याद करते हैं। मीर मन्नू भी बिल्कुल ज़करिया खान जैसा एक फिगर है सिख इतिहास में, क्योंकि मीर मन्नू के राज में भी सिखों को बहुत ज़्यादा सताया गया, और मीर मन्नू के राज में जो मेजर ज़करिया खान के थे टाइम में, वो सब इम्प्लीमेंट किए गए। जब मानूपुर की लड़ाई हो रही थी तो मीर मन्नू देखता है कि अहमद शाह अब्दाली के पास बंदूकें हैं, और जो राजपूत कैवलरी है वो तो घुड़सवार होते हैं, सारे तलवारों के साथ लड़ते हैं, तो वो बार बार चार्ज करते हैं। दूर से अहमद शाह अब्दाली की बंदूकें चलती हैं और राजपूत आर्मी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से मीर मन्नू को आइडिया आता है कि मैं भी बंदूकें तैयार कराऊं। वो कारखाना लगाता है पंजाब में बंदूकों का, और बंदूकों का ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सिखों का शिकार करने के लिए। सो उसके टाइम में फिर से वही हाल सिखों का होता है जो ज़करिया खान के टाइम पे होता है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी वाइज बंदूकें इंट्रोड्यूस हुई है राइट हिंदुस्तान में यूरोप से। नहीं, ये तो इंडिजिनस बंदूकें हैं, वहीं पे बनती हैं, मतलब हिंदुस्तान में ही बन बनी। रही थी। तो पंजाब में यूज़ नहीं हो रही थी, तो मीर मन्नू ने अहमद शाह को देख के फिर उसने पंजाब में बनवानी शुरू की। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें है अहमद शाह अब्दाली और सिखों की जद्दोजहद। सो अहमद शाह अब्दाली बार बार हमला करता है, अपनी ज़िंदगी में 9 बार हमला करता है वो पंजाब पे। पहली बार हार के गया, उसके बाद हर टाइम वो जीता। जितनी बार भी आया कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। मोहम्मद शाह रंगीले के बाद जाने के बाद उनका बेटा अहमद शाह अब मुग़ल बादशाह बनता है। अहमद शाह भी कमज़ोर है। सो अहमद शाह मुग़ल बादशाह और अहमद शाह अब्दाली अफ़गान बादशाह। जब अब्दाली का हमला होता है तो वही मीर मन्नू लाहौर का हाकिम होता है, वो उससे मुकाबला भी करता है, हार जाता है, और फिर वो अहमद शाह को ये रिकमेंडेशन भेजता है, कहता है कि अहमद शाह अब्दाली अब बहुत ताकतवर हो गया है, लाजमी है कि पंजाब अहमद शाह को दे देना चाहिए। सो उस टाइम पे पंजाब मुग़ल सूबा नहीं रहता, अहमद शाह अब्दाली का सूबा बन जाता है और अफ़गान्स को सीड कर दिया जाता है पंजाब। लेकिन सीड कर दिया, सीड मतलब कि दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है Okay. पंजाब अफ़गानों के लिए। लेकिन क्या होता है कि अफ़गानों को पंजाब की हुकूमत में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका मकसद हमेशा लूटना होता है। कोशिश करता है अहमद शाह अब्दाली, अपने बेटे तैमूर शाह को वो सूबेदार बना देता है लाहौर का, और थोड़ी देर के लिए तैमूर शाह लाहौर में राज करता है। पर मुग़ल दरबार ने भले ही पंजाब को दे दिया हो, अफ़गानों को दे दिया हो, उनके जो पंजाबी उनके गवर्नर सूबेदार हैं उनको ये बात नामंजूर होती है कि पंजाब अफ़गानों के पास चला जाए। तो वो अपनी कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके के साथ हम वापस पंजाब ले लें अफ़गानों से। तो अदीना बेग एक सूबेदार होता है मुग़लों का, जो जलंधर एरिया का गवर्नर होता है। उसका सिखों के साथ एक बहुत अजीब किस्म का रिश्ता होता है। कभी वो सिखों को अपने साथ मिला लेता है, कभी वो सिखों से लड़ाई करता है। तो उस टाइम पे मराठा फ़ौज नॉर्थ तक पहुंचती है अपनी रेड्स में। मराठा तब तक बहुत ताकतवर हो गए होते हैं। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे मराठों को जो मालवा एरिया है सारा, वो मराठों को दे दिया जाता है। जो इलाहाबाद वगैरह का इलाका वो भी मराठा गवर्न करते हैं। डेक्कन तो उनके गवर्नेंस होती ही है ऑलरेडी। सो पेशवा बाजीराव के टाइम पे मैक्सिमम प्रोग्रेस होती है मराठास की नॉर्थ की तरफ। और जो राजपूत होते हैं वो बहुत नफ़रत करते हैं मराठों के साथ, क्योंकि मराठास वहाँ पे रेड भी करते हैं और मालवे की सूबेदारी भी उनको दे दी जाती है। तो उस टाइम पे अदीना बेग
एक बड़ी फौज इकट्ठी करता है, उसमें सिख भी शामिल होते हैं, उसमें मराठास भी शामिल होते हैं। तो वो फिर पंजाब पे हमला करती है पूरी फौज। सबसे पहले वो सरहंद पे टूट पड़ते हैं फिर, क्योंकि सरहंद फिर से डेवलप हो गया होता है, फिर से आबाद हो गया होता है, और सिख और मराठा फोर्सेस मिल के सरहंद को फिर से खूब लूटते हैं दोनों आर्मीज़। और उसके बाद वो लाहौर तक जाते हैं, और लाहौर से वो चनाब नदी तक तैमूर शाह को भगा के पार करा देते हैं और वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है। सो जो अफ़गानों की सूबेदारी लाहौर की वहीं ख़त्म हो जाती है। मराठों के लिए लाहौर को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लाइंस नहीं मेंटेन हो सकती। तो मराठास भी लाहौर छोड़ के चले जाते हैं, और फिर से पंजाब में दोबारा से वहाँ पे केओस फैल जाता है, क्योंकि ना तो वहाँ पे अब अफ़गान राज कर रहे हैं, ना वहाँ पे मुग़ल राज कर रहे हैं। अब दिल्ली में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो दिल्ली में वो जो फैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, देयर इज़ कांस्टेंट जॉकिंग फॉर पावर। तो कभी एक फैक्शन हावी हो जाती है, कभी दूसरी फैक्शन हावी हो जाती है। फाइनली जो पर्शियन फैक्शन है सफदरजंग की, उसको हटा दिया जाता है। सो सफदरजंग वज़ीर से हटा दिया जाता है, वज़ीरी से हटा दिया जाता है, और सफदरजंग वापस अवध चला जाता है। और दिल्ली में राज कभी होता है तुरानी फैक्शन का, कभी होता है हिंदुस्तानी फैक्शन का। जैसे लोकसभा सीट। हाँ, लेकिन डंडे के जोर पे, नॉट वोट्स। तो दिल्ली में क्या होता है कि तुरानी फैक्शन में जो एक नया फोर्स उठता है जिसका नाम होता है इमादुल मुल्क। सो इमादुल मुल्क तुरानी फैक्शन के जो कमरुद्दीन की हम बात कर रहे थे, कमरुद्दीन का एक और बेटा होता है इंतज़ामुद्दौला, जो सफदरजंग के बाद वज़ीर वो बन जाता है। और ये जो इमादुल मुल्क होता है वो उसका भांजा होता है, इंतज़ामुद्दौला का भांजा। सो सब एक ही परिवार के होते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सर हम फैक्शंस की बातें क्यों कर रहे हैं? वाज द सुप्रीम लीडर दैट वीक? The supreme leader was almost non-existent. So Ahmad Shah was weak. तो अहमद शाह was deposed by इमादुल मुल्क, और उसकी जगह पे एक उससे भी वीक एम्परर बिठा दिया जाता है, आलमगीर द सेकंड, और राज फिर उसके नाम पे इमादुल मुल्क करता है। सो ये हाल मुग़ल एम्पायर का उस टाइम पे हो गया था कि ये जो अलग अलग पावर ब्रोकर्स थे, वो दिल्ली पे राज उनका चलता था, नाम सिर्फ मुग़ल बादशाह का होता था। सो उस टाइम पे एक जो हिंदुस्तानी फैक्शन का सूबेदार होता है नाजीब खान रोहेला, वो दिल्ली में सबसे पावरफुल वो हो जाता है, मराठों को दिल्ली से वो भगा देता है, और दिल्ली में वो हुकूमत करता है नाजीब खान रोहेला। नॉमिनली वो हुकूमत करता है नए मुग़ल बादशाह के नाम पे, जिसका नाम है शाह आलम, जो आलमगीर द सेकंड को जब उसके भी असैसिनेशन हो जाती है, उसका बेटा अली गौहर शाह आलम द सेकंड बन जाता है। पर वो तख्त पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो जाके बिहार बंगाल में छुपा होता है बहुत देर से, क्योंकि उसको ख़तरा होता है मुग़ल कोर्ट में इमादुल मुल्क से। इमादुल मुल्क और मराठास एक साथ में होते हैं, तो उसके नाम में नाजीब खान रोहेला वहाँ पे राज करता है। इतने टाइम में अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स बिल्कुल लगातार चलती रहती हैं, और पंजाब में ख़ास करके अहमद शाह अब्दाली की टक्कर सिखों के साथ अक्सर होती है। सिखों का जो एक इमेज बना हुआ है ना कि वो रक्षा करते हैं, वो इमेज अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स के दौरान ही बना है। तो पहले मैं थोड़ी सी पोइट्री पढ़ के मैं आपके दर्शकों को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब अहमद शाह अब्दाली आता था तो कैसे वहाँ पे दहशत फैलती थी लोगों के बीच में। सो ये कविता है, एक दूसरा पंथ प्रकाश है जो ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा है, ये उनके पंथ प्रकाश से कविता है, कैसे अफगान आते थे। सो अटक इज़ अ टाउन ऑन द बाउंड्री, इंडस रिवर पे है, अफगानिस्तान पंजाब की बाउंड्री पे। उतरे ओ अटक उरार कटक ले, 3 लाख जब जंगी, छोड़ पंजाब मरट्ठे रहटे, भय कुरंग कुरंगी। 3 लाख का कटक फौज लेके जब अटक पहुंचा अहमद शाह अब्दाली, मराठे अपने घोड़े लेके पंजाब से भाग गए।
सो ये लिखते हैं ज्ञान सिंह, मुल्की लोग गरामन धामन निज तज चले पलाई, ठौरे ठौर भाजड़ा पैया डर गिलजियों को खाई। गिलजी होते हैं पठान, ट्राइब ऑफ पठान्स, कि जो गांव थे, जो शहर थे, सब खाली हो गए पठानों के डर से। निज निज जना ले कर सब जन हिंदू लोक पहारी, धसे किरत बहु बसे मालवे उजरे नगर हजारी। कोई पहाड़ों में भाग गया, कोई मालवे की तरफ भाग गया, नगर के नगर सारे उजड़ गए। तब के खेह पड़े हैं अब लो बीच पंजाब अपारे, कत्ल करत और लूटत मारत गिलजे आए डरारे। कत्ल करते लूटते मारते गिलजी आ रहे हैं और सबको डरा रहे हैं। तो दहशत सब जगह। सिख क्या करते थे? औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को पहाड़ों में भेज देते थे, जंगलों में भेज देते थे, छिपा देते थे, और अहमद शाह अब्दाली के साथ कभी सीधा सामना नहीं करते थे। जब वो वापस जा रहा होता था तब वो हमला करते थे अहमद शाह अब्दाली पे। एक टाइम आया जब अमृतसर पे हमला होने वाला था, तो वहाँ पे जो अकाल तख्त के जत्थेदार थे बाबा गुरबख्श सिंह, उन्होंने फैसला किया कि अब के बार न भागना नहीं है हमने, अब के बार हम मुकाबला करेंगे। बहुत बड़ी फौज पठानों की आई, 40 लोग थे, और उन्होंने डट के मुकाबला किया और अल्टीमेटली 40 के 40 सब मारे गए। आप श्री हरमंदिर साहब गए हो कभी? हाँ जी। तो श्री हरमंदिर साहब से आप अकाल तख्त की तरफ देखो तो साइड में कुछ इमारतें हैं छोटी, वहाँ पे 2 बड़े निशान साहब लगे हुए हैं, और पीछे एक छोटा सा गुरुद्वारा है जिसका नाम, जो डेडिकेटेड है भाई गुरबख्श सिंह को। ये वही गुरबख्श सिंह हैं जिन्होंने वहाँ पे अफगानों का मुकाबला किया था, और कहते हैं कि जो 2 बड़े निशान साहब लगे हुए ना वहाँ पे, उसी जगह पे वो गिरे थे लड़ते लड़ते। तो उनका भी बहुत लंबा प्रसंग लिखा हुआ है, पर मैं अब बात करने वाला हूँ दूसरी साइड से। मुझे बहुत दिलचस्पी है मल्टीपल अकाउंट्स में, तो मैंने इस किताब में जहाँ पे सिखों के अकाउंट्स लिखे हैं, साथ में मुग़ल के आई विटनेस अकाउंट्स भी दिए हैं। तो ये लड़ाई जब हुई थी ना, ये एक जिहाद के दौरान हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने जिहाद का ऐलान किया, पहली बार सिखों के खिलाफ जिहाद, रिलीजियस वॉर, कि इस कौम को ख़त्म कर देना है। तो साथ में उनके काजी नूर मोहम्मद आए थे, जो उनके बड़े विद्वान थे, स्क्राइब भी थे, और उन्होंने इस सारी लड़ाई का वर्णन लिखा है। जंगनामा उसका नाम है, फ़ारसी में लिखा है। तो उसके तर्जमे हुए हैं, तो उनके तर्जमे मैंने लिए हैं जिसमें वो बताते हैं कि ऐसे अंदाज से वो 40 सिख लड़े कि काजी नूर मोहम्मद देखते दंग रह गए, और वो गालियां भी बक रहे हैं और उसमें रिस्पेक्ट भी नज़र आ रही है। वो बता रहे हैं कि कैसे एक एक कोई लड़ता है हमारे साथ, और उसमें वो सिखों के वॉरफेयर की डिस्क्रिप्शन देते हैं काजी नूर मोहम्मद। तो वो जो वॉरफेयर का तरीका था, उसका एक नाम था, उसको कहते थे ढाई फट। फट का मतलब होता है वार या चोट, ढाई चोट। अच्छा, ढाई चोट क्या होती थी? एक सिखों का छोटा सा ग्रुप बड़ी फौज के को ऐसे करता था जैसे अटैक करने जा रहा है, और लास्ट मोमेंट पे घोड़ों को भगा के दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते थे। तो जो दुश्मन होते थे वो कहते थे अच्छा ये तो थोड़े से ही हैं, चलो इनके पीछे जाते हैं और इनको मारते हैं। तो जब वो पीछे जाते थे तो वहाँ पे एम्बुश तैयार होता था, और फौजी बैठे होते थे, जो फिर जो डिटैचमेंट पूरी फौज तो आती नहीं थी, गिनती के लोग आते थे थोड़े से लोगों को मारने, फिर उन पे टूट पड़ते थे और उनको मार डालते थे। ये गुरिल्ला वॉर के टैक्टिक्स, जिसको ढाई फट कहते थे, इनके बारे में काजी नूर मोहम्मद ने लिखा है। बहुत कुछ उस टाइम पर हुआ अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स के दौरान। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसको वड्डा कल्लूकारा कहते हैं पंजाबी में, या द ग्रेट होलोकॉस्ट।
तो अहमद शाह अब्दाली आ रहा था फौज लेके, तो उस टाइम पे सिखों ने फैसला किया कि बहुत बड़ा एक कैरावान बना के बुज़ुर्गों औरतों को लेके जाएं टू सेफ्टी। तो पंजाब में एक इलाका है मलेरकोटला स्टेट होती थी, उसके आसपास बहुत बड़ा हज़ारों का एक ग्रुप जा रहा था जिसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग औरतें और बच्चे भी थे। उसके ऊपर अफगान टूट पड़े। हालांकि सिखों के बड़े बड़े सरदार वहाँ पे थे, रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह शुक्र चकिया वहाँ पे थे, और भी सरदार वहाँ पे थे, पर इतनी बड़ी फौज आई कि वो कुछ कर नहीं पाए। और कहते हैं कि एक ही हमले में सिख पंथ के 30 to 40% सिख पंथ के मेंबर्स एक दिन में मारे गए वहाँ पे। वड्डा कल्लूकारा या द ग्रेट होलोकॉस्ट कहते हैं इस हादसे को, जो अहमद शाह अब्दाली ने कराया। मतलब टोटल सिख पॉपुलेशन टोटल सिख पॉपुलेशन की सिग्निफिकेंट परसेंटेज एक दिन में एक मिलिट्री एक्शन में मारी गई। वहां से पंथ उठ के फिर आया। मैंने जब बात की थी ना शुरू में कि मुझे अपने अब जो कुछ भी मुझे विरासत में मिला, जिसकी मैं कोई वैल्यू नहीं समझता था, उसकी वैल्यू मुझे तब समझ आनी शुरू हुई जब मैंने इस समय का इतिहास पढ़ा। ये कल्लूकारे, मीर मन्नू के काम, जकरिया खान के काम, कैसे कैसे हालातों में से उस टाइम के सिख गुजरे, और ये सब स्ट्रगल के बाद ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा। अहमद शाह अब्दाली को सिखों से इतना ज्यादा इरिटेट हुआ था वो कि उसने कुछ मतलब मेजर छोड़ा ही नहीं, इस हद तक के कि श्री हरमंदिर साहब को बारूद लगा के उसने एक्सप्लोड कर दिया, पूरे श्री हरमंदिर साहब को, लाइक बॉम्ब। हाँ, गन पाउडर के साथ ही ब्लू इट अप, पूरी इमारत को खत्म कर दिया। सिखों में ना एक ट्रेडिशन है कि जो भी श्री हरमंदिर साहब को कुछ करने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं। मस्सा रंगड़, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या हुआ, कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जब बारूद लगा के श्री हरमंदिर साहब की इमारत को उड़ाया, तो एक ईंट का टुकड़ा एक्सप्लोजन में से निकल के उसके नाक पे लगा और बहुत सारा खून बहा, वहां पे गिर गया वो। तो चोट वोट लगा ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि अगले कुछ सालों में वो जो उसको जख्म लगा था ना, दैट स्टार्टेड फेस्टरिंग, उसमें पस, मैगट्स, बुरा हाल उसका हो गया। और कहते हैं कि कुछ सालों के बाद उसी जख्म की वजह से अहमद शाह अब्दाली की मौत हुई। बहुत बुरी मौत हुई उसकी, पर कहते हैं कि जख्म उसको तब लगा था जब श्री हरमंदिर साहब से एक ईंट उड़ के उसके नाक पे लगी थी। ये सिखों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो नज़र श्री हरमंदिर साहब पे उठाएगा उसको सज़ा किसी न किसी तरीके के साथ ज़रूर मिलेगी। यहाँ तो जोत की बात है। हाँ, जोत का पावर, मे बी जोत का पावर, मे बी यूनिवर्स का इंसाफ, हाँ। तुम कुछ भी कह सकते हो इसको। तो अहमद शाह अब्दाली का टाइम, सॉरी सर, हाँ, जब मैं सिक्स के बारे में सोचता हूँ ना, जनरली स्पीकिंग मिस्टिकल वॉरियर शब्द दिमाग में दिखता। ये वॉरियर तो ऑब्वियसली हम बातें कर रहे हैं, बट ये एक मिस्टिकल पावर भी है सिखी में। मिस्टिकल पावर इस सेंस में है कि देखो, सिखों का जो इमेज बना हुआ है ना, वो बेवजह नहीं बना है। वो इमेज उनको अपनी कमाई करके मिला है, और कमाई इसी टाइम में हुई। और कमाई क्यों हुई? कमाई उन सिद्धांतों की वजह से हुई जो गुरु साहिबान ने दिए। कई बार मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अभी तो हमने आज जो कुछ सिखों ने सहा है उस टाइम में, उसके 5% की बात की होगी, क्योंकि टाइम भी सीमित है, डिटेल्स भी बहुत है। तो कई बार दिमाग में बात आती है कि ये कैसे हुआ, कैसे वो सहते गए, कहाँ से वो जो जिसे हम कहेंगे एक्वानिमिटी या जो सहन शक्ति उनमें थी, वो कहाँ से आई।
फिर जवाब तो सामने ही है, गुरु साहिबान से आई। गुरु अर्जन साहब भी तो गरम तवी पे बैठे थे, उनको टॉर्चर किया गया। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना शीश दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। तो यहीं से तो स्पिरिट आई। वो करके उन्होंने जो एग्जाम्पल्स क्रिएट किए, उन्होंने ही इस 18th सेंचुरी के सिख जत्थों को इंस्पायर किया। दूसरी बात यह है कि गुरु नानक साहब ने जब बाबर बानी उचारी, बाबर के अत्याचारों को देख के, हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी, वो दर्द बयान सिखों का नहीं कर रहे थे, वो इंसानियत का दर्द बयान कर रहे थे। तो ये जो स्पिरिट थी उस सिद्धांत में, उसी स्पिरिट ने ही 18th सेंचुरी के सिखों को शक्ति दी, सहन शक्ति दी कि वो कुछ भी होता रहे, उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। कितना आसान होता, छोड़ देते सब, बाकी लोग भी तो सिख नहीं थे ना, तो वो भी छोड़ देते, नहीं छोड़ा उन्होंने। नवाब कपूर सिंह, देखो रंजीत सिंह का नाम सब लेते हैं, अब मैं थोड़े से और नाम लेने वाला हूँ। उस टाइम के जो सरदार थे, जो कपूर सिंह के बाद आए, सो कपूर सिंह जी बहुत सीनियर थे। उनकी जो अगली जनरेशन सरदारों की थी, उनमें से थे चड़त सिंह शुक्र चक्किया, जो रंजीत सिंह के दादा थे। फिर एक और जत्था था जस्सा सिंह आलूवालिया जत्था या आलूवालिया मिसल बनी। ये बड़े एरिस्टोक्रेटिक किस्म के सिख थे। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो वाइफ थे माता सुंदरी, उन्होंने उनको दिल्ली में पाला था और उन्होंने नवाब कपूर सिंह के पास भेजा था। नवाब कपूर सिंह ने उनको ट्रेन किया और वो सिखों के बहुत बड़े लीडर बने। जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो बहुत अलग मिजाज के थे, वो थोड़े रफ किस्म के थे पर बहुत इफ़ेक्टिव थे लड़ाई में। जो सिखों का पहला किला बना राम रौनी, बाद में उसका नाम रामगढ़ हुआ, उसकी हिफाजत का काम उनको सौंपा गया। जय सिंह कन्हैया, जिनकी मिसल उस टाइम में से सबसे ताकतवर मिसलों में से थी। हरी सिंह भंगी, ये अलग अलग मिसलदार जत्थेदार, इन्होंने ही एक किस्म से सिखों का जो जोर था पंजाब में, सिखों की हुकूमत की इन्होंने स्थापना की। और एक बात ये भी थी कि उस टाइम पे जब ये मिसलें बनी, ये मिसलें जो मैंने बुढ़ा दल तरुणा दल बताया था, उनका ही एवोल्यूशन था। उनको कपूर सिंह ने एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज किया, उनको दल खालसा का नाम दिया और उसमें 11 मिसलें करार की उन्होंने। यही मिसलें थी जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के ऊपर काबू पाया और ये बहुत ताकतवर हो गई। लेकिन ताकतवर होने का एक अंजाम ये हुआ कि आपस में राइवलरी शुरू हो गई। कहते हैं कि शाह आलम, मैंने बात की थी ना मोहम्मद शाह रंगीले, उसके बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड, ये मुगल लिनियज, उसके बाद शाह आलम। शाह आलम के टाइम पे मुगल एम्पायर का पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जितने सूबे थे वो सब तकरीबन आज़ाद हो गए थे। अवध एक स्टेट बन गया था, बंगाल का सूबेदार अलग हो गया था, दक्कन तो पहले से अलग हो रहा था, कोई टैक्स नहीं भेजता था, राजपूत अलग थे। तो शाह आलम ढूंढ रहा था कि मुझे कोई ताकत मिले जिसे इस्तेमाल करके मैं अपने मुगल एम्पायर को कायम रख सकूं। जस्सा सिंह आलूवालिया ने, कहते हैं कि शाह आलम को खत लिखा और खत में ये लिखा कि अगर आप चाहो तो जो सिख हैं वो आपकी हुकूमत को कायम कर सकते हैं। शाह आलम को आइडिया अच्छा लगा। शाह आलम ने जवाब में ये लिखा कि ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब सरदार, सिख सरदार, उस टाइम पे जो 11 मिसलें थी, तुम सब सिख सरदार एक आवाज़ में बात करो। वो हो नहीं पाया। इस हद तक के सिख हमले करते थे, क्योंकि पंजाब में तो उनकी हुकूमत हो गई थी।
फिर वो गंगा जमुना दोआब तक आते थे, अवध के बाउंड्री तक जाते थे, दिल्ली आते थे। सिखों का हमला हुआ दिल्ली में, 30 हजारी है ना, 30 हजारी पे आके बघेल सिंह का जत्थे के 30,000 सोल्जर्स वहाँ पे रुके थे, तब उसका नाम 30 हजारी पड़ा है। उस टाइम पे बघेल सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, तीनों दिल्ली पे आए और उन्होंने दिल्ली को फतेह कर लिया। कहते हैं कि जस्सा सिंह आलूवालिया मुगलों के तख्त पे भी बैठे, लेकिन जस्सा सिंह रामगढ़िया वहां पे पहुंच गए। कहते हैं हमारे में तो बादशाह को होता नहीं है, तू कौन होता है तख्त पे बैठने वाला। तलवारें निकल आई, जस्सा सिंह आलूवालिया ने तख्त छोड़ दिया। उस टाइम पे वो इकट्ठे होके, राइटर्स लिखते हैं कि दिल्ली का रास्ता सिख पंथ के लिए एकदम खुला था, लेकिन उस टाइम पे कोई एक उनमें से लीडर ऐसा नहीं था जो मौके का फायदा उठा के यहाँ पे राज कायम कर सकता। बघेल सिंह दिल्ली में रहे, उनको दिल्ली का कोतवाल बनाया गया, शाह आलम ने कोतवाल बनाया दिल्ली का। 6 महीने तक 42% ऑक्ट्रॉय जो दिल्ली में इकट्ठा होता था वो बघेल सिंह को जाता था अपनी फौज की मेंटेनेंस के लिए। उस टाइम पे बघेल सिंह ने जो दिल्ली के सारे हिस्टोरिक गुरुद्वारे हैं ना, सीसगंज, रकाबगंज, बंगला साहब, ये सारे गुरुद्वारे बघेल सिंह ने उस टाइम के दौरान बनाए, पर बना के गुरुद्वारे वापस चले गए पंजाब। मराठों ने आके फिर मुगल एम्पायर को प्रॉप अप करने की कोशिश की, पर वो आगे की कहानी है। कई लेखक लिखते हैं कि सिखों में उस टाइम पे कोई ऐसा एक लीडर होता तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास बहुत अलग होता। एक था, पर वो तो सिर्फ उस टाइम पे पैदा हुआ था, जबकि हम बात कर रहे हैं 1780 में पैदा हुआ था। गुड पॉइंट टू एंड द पॉडकास्ट। ये थी कहानी सिखों की 18th सेंचुरी में। मजा आ गया। ये पॉडकास्ट नहीं था, ये बस स्टोरी टेलिंग सेशन थी। लुक फॉरवर्ड टू दीज डेज सर। थैंक यू। वंडरफुल। ये ना ऐसे चैप्टर्स और लेसन्स हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में होने चाहिए, पर हमें बहुत लिमिटेड हिस्ट्री सिखाई जाती है भारतीय स्कूल्स में। हाँ, ये क्यों नहीं सिखाता कोई? ये अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ना हिस्ट्री में जो बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा, जैसे आपने ही कहा ना कि फ़ारूक सियार का नाम किसने सुना है, मोहम्मद शाह रंगीले का नाम किसने सुना है, और देखो अपनी जगह पे बात भी सही है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस इतनी नहीं थी, तो फिर इसके लिए फोकस उन पे नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री में बहुत नुआंस होता है, बहुत बारीकियां होती हैं, और ये बारीकियां जब हम छोड़ देते हैं तो वी रॉब आवरसेल्व्स ऑफ समथिंग एनरिचिंग। सर आई फील ये दोनों सिख एम्पायर की स्टोरी, मराठा एम्पायर की स्टोरी बहुत कम सिखाई जाती है स्कूल्स में, बहुत कम। इसके पहले के फेज और बाद के फेज के बारे में बताया। आई ऑलमोस्ट फील दिस इज अ लॉस्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर स्टूडेंट्स, बट थैंक यू एंड थैंक गॉड फॉर यूट्यूब। तो थैंक यू सर, कांट वेट फॉर द सीक्वल एपिसोड, बस यही कहना चाहूँगा एज यूजुअल। ऑलवेज माय प्लेजर। अभी मैं अपनी सीरीज की 3री किताब लिख रहा हूँ, द राइज ऑफ द सिख एम्पायर। जब पूरी हो जाएगी मैं आ जाऊँगा फिर। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये किताब कहाँ एंड होती है? ये किताब 1780 में एंड होती है, इसी नोट पे एंड होती है, पैदा हुआ था लेकिन बच्चा था। Awesome. और फिर वो बच्चे की कहानी 3rd वॉल्यूम में चलेगी। Sir, all I'll say is looking forward. Thank you so Thank much. you. आउट्रो में बस ये कहना चाहूँगा कि आई कांट वेट फॉर द सीक्वल एपिसोड. इट्स गोइंग टू बी अबाउट द सिख एम्पायर. एब्सोल्युटली लव डूइंग दीज एपिसोड्स. प्लीज़ जाकर हमारे सारे हिस्ट्री एपिसोड्स देखिए. ऐसे ही स्टोरी टेलर्स फीचर किए गए हैं, ऐसे ही कहानियाँ जो हमसे छुपाई गई हैं उन पर हम फोकस करते हैं TRS के हिस्ट्री प्लेलिस्ट में. Go check out the playlist. Big gratitude to you. Big gratitude to Sarpreet Paji. He's going to be back on the show very soon. All the love to you all. We'll see you very soon.